दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सबको विदित है, सुबह 8 बजे आप लोगों की जूनियर अकाउंटेंसी की क्लास आपकी होती है। और आपको बता दूं दोस्तों, अकाउंटेंसी के अंतर्गत टोटल मिला के जो 9 टॉपिक आपके दे रखे हैं, उनमें से दोस्तों आज एक टॉपिक पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। टॉपिक नंबर 1 को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको 1 से लेकर 8 वीडियो आपको देखने हैं। 1 से लेकर 8 वीडियो आप लोगों ने देख रखे होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज अपन दोस्तों चैप्टर नंबर 1 से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों पर व्याख्या करेंगे और चैप्टर नंबर 1 को आज कंप्लीट कर देंगे, आज फिनिश करने वाले। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है असोध्य ऋण। असोध्य ऋण का मतलब होता है कि वे ऋण दोस्तों जिनका आना अब संभव नहीं है। मतलब वे देनदारों को जब पैसा लेना होता है, देनदारों से जब देनदार पैसा देने से मना कर देता है तो वो पैसा डूब जाता है, उसे अपन असोध्य ऋण कहते हैं। असोध्य ऋण दोस्तों जो होता है वो आपका ये अपनी हानि होती है। असोध्य ऋण हानि होती है। और कौन सी हानि होती है? आयगत हानि होती है। कौन सी हानि होती है? आयगत हानि होती है। ये अपनी आयगत हानि होती है। ओके। और असोध्य ऋण का जो खाता होता है वो अपना नॉमिनल अकाउंट होता है, एक नाम मात्र का खाता होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ओके। असोध्य ऋण के लिए प्रावधान यानी प्रोविजन बनाने की बात आती है कि असोध्य ऋणों के लिए प्रोविजन बनाने की बात आती है। ओके, वो किस सिद्धांत पर होती है? देखिए सुनिए, प्रोविजन बेसिकली तो रूढ़िवादिता की अवधारणा होती है, लेकिन आय मिलान की अवधारणा भी कहती है कि संबंधित वर्ष की आय में से संबंधित वर्ष के खर्चों को माइनस कर देना चाहिए। संबंधित वर्ष की आय में से दोस्तों सर फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा क्या? बेटा सब आ जाएंगे, टेंशन लो। जिसको पहला चैप्टर समझ में आ गया ना, उसको दूसरा तीसरा तो आराम से समझ आएगा। आप साइंस से हो कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी गारंटी है। तो अपन कह सकते हैं जितने भी व्यापार में प्रोविजंस बनाए जाते हैं, चाहे वो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो, चाहे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो, जितने भी प्रोविजन व्यापार में रहते हैं वो दोस्तों रूढ़िवादिता की परंपरा के आधार पर या आय मिलान की अवधारणा के आधार पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्लियर? अगला, लागत के आधार पर स्थायी संपत्तियों का लेखा किया जाएगा। यह किस अवधारणा के आधार पर बताया जाता है? आप जानते हो स्थायी संपत्तियों का लेखा करने के लिए लेखा मानक कौन सा है दोस्तों? आपका 10 है। और लेखा मानक 10 ये कहता है कि स्थायी संपत्तियां जो होती है, जो व्यापार में स्थायी तौर पर होती है, जो इनकम को जनरेट करने के लिए काम में ली जाती है। जैसे सपोज करो मैं आज इस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो डिजिटल बोर्ड दोस्तों मेरी स्थायी संपत्ति है, क्योंकि इस बोर्ड से मैं कमा रहा हूँ। आपको पढ़ाकर दोस्तों मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ, तो ये मेरी स्थायी संपत्ति है। स्थायी संपत्तियों का लेखा हमेशा उनके लागत मूल्य के आधार पर किया जाता है। बाजार मूल्य को दोस्तों ध्यान में नहीं रखा जाता। बाजार मूल्य को दोस्तों ध्यान में नहीं रखा जाता। बाजार मूल्य चाहे कम हो या ज़्यादा हो, इससे मूल्य तो लागत अवधारणा कहती है कि स्थायी संपत्तियों का लेखा लागत मूल्य के आधार पर किया जाएगा। और लागत मूल्य का मतलब होता है संपत्ति को खरीदने से लेकर उसको स्थापित करने तक का जितना भी पैसा लगता है वो उसका दोस्तों क्या कहलाता है? लागत मूल्य कहलाता है। यानी किसी भी संपत्ति को खरीदने से लेकर उसको चालू कंडीशन तक लाने के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे दोस्तों उसकी लागत होती है। तो हमें कह सकते हैं कि स्थायी संपत्तियों का जो लेखा होता है दोस्तों वो उसके लागत के आधार पर होता है। दोस्तों लेखा मानक 10 की जब बात आती है तो यहाँ पर लागत अवधारणा यहाँ पर आपके सामने आ जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है आधारभूत लेखांकन मान्यताएं कितनी हैं? सभी को बताया दोस्तों, हम जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ते हैं, लेखा मानक 1 पढ़ते हैं, जो कहता है, इस लेखा मानक 1 का नाम है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण दोस्तों, ये दोस्तों लेखा मानक 1 का नाम है। लेखा मानक 1 के आधार पर लेखांकन की 3 मान्यता होती है जो फिक्स है, जिसमें चालू मान्यता होती है, उपार्जन की मान्यता होती है और सततता, निरंतरता या एक रूपता की मान्यता होती है। रूढ़िवादिता की अवधारणा होती है दोस्तों ओके। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हो रूढ़िवादिता की अवधारणा, मिलान की अवधारणा होती है दोस्तों, अवधि होती है। तो अपने निरंतरता यानी चालू अवधारणा होती है। एक रूपता मतलब संगति की अवधारणा, संगति की अवधारणा बोलो या इसको सततता की अवधारणा बोलो, और उपार्जन की अवधारणा। तो 3 प्रकार की अवधारणाएं दोस्तों देखने को मिलती है। तो लेखा मानक 1 के आधार पर लेखांकन की 3 ही मान्यता होती है, इसके अलावा कोई मान्यता होती ही नहीं दोस्तों। ओके। चालू मान्यता कहती है कि एक व्यापार जो होता है उस व्यापार का जो जीवन काल होता है वो सुदीर्घ होता है। सुदीर्घ अवधि होती है व्यापार की। कौन सी अवधि होती है? सुदीर्घ। एक व्यापार का जीवन काल जो होता है दोस्तों वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अपना अनिश्चित होता है, लगातार चलता रहता है दोस्तों। अनिश्चित जीवन काल दोस्तों माना जाता है। एक रूपता की अवधारणा कहती है कि व्यापार में
एक बार किसी नियम को, एक बार किसी विधि को, एक बार किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को अपना लिया जाता है तो सामान्य तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। उपार्जन की मान्यता कहती है कि व्यापार में अगर एक बार कोई चीज़ उपार्जित कर ली जाती है उसका लेखा उसी वर्ष में कर लिया जाना चाहिए, चाहे वो चीज़ मिलती है या चीज़ वो नहीं मिलती, डजन मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता। लेखांकन में अगर एक बार कोई चीज़ उपार्जित हो जाती है, उसको उपार्जित कर लिया जाता है, उसका लेखा कर देना चाहिए। तो ये 3 मान्यता होती है लेखांकन की। क्लियर? अगला, स्थायी संपत्तियों का विक्रय किए जाने पर, भाई स्थायी संपत्तियों को बेचने पर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये दो अब सुनो। यहां पर मैं कह दूं स्थायी संपत्तियों को आपने बेचा तो आप जानते हो असेट्स के, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, ये एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स। स्थायी संपत्तियों को बेचने से अपन बेचा। अब देखो कैश अपनी चालू संपत्ति होती है, केस अपनी कौन सी होती है, चालू संपत्ति होती है। ओके, जबकि ये आपकी स्थायी संपत्ति होती है। तो यहां पर एक तरह से संपत्ति बढ़ रही है और एक तरह से संपत्ति घट रही है। तो कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कुल संपत्तियों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन दोस्तों नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तरह से संपत्ति देखो, एक तरफ से चालू संपत्ति बढ़ रही है। भाई हमने संपत्ति को बेचा, हमने असेट्स को बेचा, तो असेट्स को बेचने से हमारे जेब में पैसा आया, केस आया तो आपके केस बढ़ा और संपत्ति घटी। तो एक तरह से चालू संपत्ति। अब देखो यहां पर आंसर कुल 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 है। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन से आप ये कह सकते हो, इससे अपन ये जरूर कह सकते हैं चालू संपत्तियों में वृद्धि, चालू संपत्तियों में वृद्धि, चालू संपत्तियों में तो क्या होगी, वृद्धि होगी। और इसी से अपन कह सकते हैं स्थायी संपत्तियों में कमी, स्थायी संपत्तियों में कमी, स्थायी संपत्तियों में कमी। कभी कभार दोस्तों समझने का फेर होता है, यहां पर वर्ड कुल आ रहा है, कुल कुल कुल, इसका मतलब एक तरह से चालू संपत्तियां बढ़ रही है क्योंकि व्यापार में केस आ रहा है, और एक तरफ से स्थायी संपत्तियां कम हो रही है क्योंकि स्थायी संपत्तियां जा रही है। तो कुल संपत्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शन में दोस्तों ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि चालू और स्थायी को लेकर, ऑप्शन में चालू और स्थायी को लेकर कोई पॉइंट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर कुल कुल की बात है। तो अपन कहें चालू संपत्तियों में वृद्धि होगी और स्थायी संपत्तियों में कमी होगी। इस तरह का पॉइंट आप लोगों के माइंड में आ जाता है। अगला, लेखांकन समीकरण, ये समीकरण है। लेखांकन समीकरण किस अवधारणा पर बनाया जाता है? लेखांकन समीकरण का निर्माण कौन सी अवधारणा के आधार पर होता है? आप सभी लोग देखो, मुद्रामापी अवधारणा ये कहती है कि व्यापार में केवल मात्रात्मक व्यवहारों का लेखा किया जाता है, केवल मात्रात्मक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। मात्रात्मक व्यवहारों का लेखा, व्यापार में केवल मात्रात्मक व्यवहारों का लेखा किया जाता है, गुणात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता मुद्रामापी अवधारणा के आधार पर। द्विपक्षीय अवधारणा ये कहती है कि व्यापार के अंतर्गत जो भी लेन देन होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, वो दो पक्षों के बीच में होता है। जैसे आप लोगों ने डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप को फीस दी है, तो मैंने फीस रिसीव की है और आपने फीस दी है, तो हमेशा कहते हो कि दो पक्ष प्रभावित होते हैं, दो पक्ष क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। द्विपक्षीय अवधारणा कहती है कि व्यापार में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उससे दो पक्ष प्रभावित होते हैं, जिसमें एक आपका डेबिट पक्ष होता है और एक आपका क्रेडिट पक्ष होता है। और इसी के आधार पर लेखांकन समीकरण होता है। वो कहता है कि व्यापार की जितनी भी संपत्तियां होती है वो व्यापार की कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर होती है। और इसी अवधारणा के आधार, द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग, बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग, दोनों पक्षों का जो योग होता है वो बराबर होता है। बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग क्या होता है, बराबर होता है। बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग क्या होता है, बराबर होता है। बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। इसीलिए लेखांकन समीकरण को हम चिट्टा समीकरण भी कहते हैं। लेखांकन समीकरण को चिट्टा समीकरण भी कहा जाता है। लेखांकन समीकरण को चिट्टा समीकरण भी कहते हैं। दो द्विपक्षीय अवधारणा कहलाती है। सुदीर्घ अवधारणा के आधार पर व्यवसाय का जो जीवन काल होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है और व्यवसाय निरंतर रूप से आगे चलता रहता है। ओके, अगला, वह अवधारणा जो व्यवसाय को उसके मालिक से अलग करती है, वो अवधारणा कौन सी होती है? आप जानते हो दोस्तों, प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा ये कहती है कि एक व्यापार और एक व्यापारी दोनों का अस्तित्व क्या होता है, अलग अलग होता है। व्यापार अलग होता है और व्यापारी अलग होता है। इसीलिए दोस्तों इस अवधारणा को सत्ता की अवधारणा भी कहते हैं। सत्ता की अवधारणा बोलो या इसी को प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा, प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा कह लो, प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा।
इसको हम सत्ता की अवधारणा भी कह सकते हैं और इसी को हम प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा भी कहते हैं। इसी अवधारणा के आधार पर जो व्यापार और व्यापारी होता है वो दोनों अलग अलग होता है, और इसी अवधारणा के आधार पर जो व्यापारी होता है, जो मालिक होता है, वो अपने ही व्यापार का लेनदार व देनदार बन जाता है। वो अपने व्यापार का लेनदार व देनदार बन जाता है। इसीलिए दोस्तों एक व्यापारी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो कैपिटल लगाता है, वो कैपिटल व्यापार का आंतरिक दायित्व होता है जो व्यापारी को वापस दिया जाता है। अगला, व्यवसाय के स्वामी ने अपने व्यक्तिगत दवा खर्चों को कंपनी के आय विवरण में शामिल कर लिया। बताओ दोस्तों उसने कौन से सिद्धांत आप मान लो व्यक्ति का मतलब व्यवसाय का कोई मालिक है, उसके व्यक्तिगत खर्चे थे, व्यक्तिगत खर्चों को उसने व्यापार के खर्चों में मिला दिया। बताओ दोस्तों उसने कौन सी अवधारणा का उल्लंघन किया? तो दोस्तों मैं बता चुका कि प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा कहती है कि व्यापार और व्यापारी का अस्तित्व अलग होता है। व्यापारी अपने निजी खर्चों को व्यापार में नहीं दिखाएगा, और दोस्तों व्यापार के खर्चे वो व्यापारी के निजी खर्चों में नहीं आएंगे। दोनों को सेपरेट रखा जाता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, दोनों को अलग अलग लिखा जाता है। अगर एक व्यापारी अपने व्यक्तिगत खर्चों को व्यापार की इनकम में इंक्लूड कर लेता है तो दोस्तों उसने दोस्तों कौन सी अवधारणा का उल्लंघन किया? दोस्तों उसने प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा का उल्लंघन किया, और इसी अवधारणा को दोस्तों अपन कहते हैं सत्ता की अवधारणा, जो ये कहती है कि एक व्यापार जो होता है, एक व्यापार और एक व्यापारी दोनों का जो अस्तित्व होता है वो अलग अलग होता है, दोनों को कभी भी साथ नहीं मिलाया जाता। आगे अगला कहता है उपार्जन की अवधारणा के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? उपार्जन की अवधारणा, उपार्जन की अवधारणा देखो सो एक बात हमेशा ध्यान, मैं आपको पहले ही बता दिया कि बेसिकली तो ये कहा जाता है कि उपार्जन की अवधारणा कहती है कि व्यापार में अगर कोई चीज़ उपार्जित कर ली जाती है उसका लेखा कर दिया जाएगा। तो उपार्जन की अवधारणा और मिलान की अवधारणा दोनों एक जैसी होती है। उपार्जन की अवधारणा और मिलान अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों एक जैसा होता है। एक तो ये धारणा, तो अपन ये कह सकते हैं कि उपार्जन की अवधारणा के अनुसार दोस्तों आय और व्यय जो होता है, आय में से अगर व्यय घटाते तो लाभ आते हैं, क्योंकि मिलान की अवधारणा कहती है आगम से लाभ, तो ये आपका व्यय आ जाएगा कोई दिक्कत, लेकिन विक्रय सकल लाभ आगम इस तरह का कॉन्सेप्ट दोस्तों उपार्जन की अवधारणा में नहीं देखने को मिलता, इस तरह का अवधारणा। अब ये धारणा दोस्तों मैं आपको ये बात पहले भी क्लियर कर चुका और आपको पहले भी बता चुका मेरे प्यारे साथियों की अब ध्यान, उपार्जन की अवधारणा और मिलान की अवधारणा कभी भी साथ साथ ऑप्शन में नहीं आएगी, क्योंकि दोनों एक ही बात होती है। संबंधित वर्ष के खर्चों को संबंधित वर्ष की इनकम में से ही घटाया जाएगा, ये बात मिलान की अवधारणा कहती है। और अगर कोई इनकम जनरेट कर ली जाती है उसको संबंधित वर्ष की आय में ही जोड़ा जाएगा, तो दोस्तों वो आपकी उपार्जन की अवधारणा कहलाती है। अपन और अच्छे से समझे इसको तो बता देता हूं, मिलान की अवधारणा के आधार पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को हम ऐड करते हैं और प्रिपेड एक्सपेंडिचर को हम माइनस करते हैं। ये मिलान की अवधारणा के आधार पर होता है दोस्तों, सुनना। जबकि उपार्जन की अवधारणा के आधार पर जो एक्रूड इनकम होती है जिसका संबंध चालू वर्ष से होता है, एक्रूड इनकम को संबंधित वर्ष की इनकम में ऐड करते हैं। और जो अनर्ड इनकम होती है, अनर्ड इनकम मतलब जो आगामी वर्ष से अनर्ड इनकम को दोस्तों हम माइनस करते हैं। ये आपकी दोस्तों उपार्जन की अवधारणा कहती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग समझने की बात आ जाएगी। ओके बिल्कुल दोस्तों, थैंक यू सो मच सर। सर मैं राजस्थान पुलिस से हूँ सर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जूनियर अकाउंट में टेंशन मत लो। आगे अगला पॉइंट क्या कहता है, लेखांकन मापदंड अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। लेखांकन मापदंड जो था अनिवार्य रूप से किस पर लागू होता है? तो बेसिकली आप जानते हो एकाकी व्यापार का पंजीयन अनिवार्य नहीं होता, गैर व्यापारी संगठनों का कोई पंजीयन नहीं होता, साझा इन सबका पंजीयन ऐच्छिक होता है। इन सबका जो पंजीयन होता है, पंजीयन बोले तो दोस्तों इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसा होता है? ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक होता है। जबकि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, कंपनी का जो पंजीयन होता है, कंपनी का जो पंजीयन होता है दोस्तों वो कैसा होता है? अनिवार्य होता है। और अनिवार्य होता है तो दोस्तों इनके लिए लेखा मानकों को मानना कंपल्सरी होता है, इनको लेखांकन के सिद्धांतों को मानना जरूरी होता है, क्योंकि एक कंपनी का जो निर्माण होता है वो विधान के द्वारा होता है। इसीलिए एक कंपनी को वैधानिक संस्था कहते हैं और एक कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है, जो व्यक्ति नहीं होती लेकिन फिर भी व्यक्ति की तरह काम करती है, और उसको लेखांकन मानदंडों को मानना होता है, उसके लिए लेखा मानकों को मानना कंपल्सरी होता है। अगला मानक, मानक मतलब सॉरी प्रमाणक, प्रमाणक मतलब बाउचर द्विपक्षीय बनाया जाता है, द्विपक्षीय बनाया जाता है। अब सो बाउचर्स की बात आती है। अब सो बाउचर क्या होता है?
बाउचर दोस्तों अपन कहते हैं लेखांकन में होने वाले व्यवहारों के लिखित प्रमाण पत्र होते हैं। जैसे सपोज करो दोस्तों, आप लोगों ने डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर कोर्स खरीदा, तो कोर्स खरीदने के बाद आपका एक इनवॉइस आपका बना होगा, फीस कितनी लगी, टैक्स कितना कटा, सब कुछ बनाओ। वो क्या है? वो एक बाउचर है, उसको प्रमाणक कहते हैं। मतलब किस लेखांकन में होने वाले व्यवहारों के लिखित सबूतों को प्रमाणक कहा जाता है। वो नगद का भी होता है तो वो उधार का भी होता है, वो रिसिप्ट्स का भी होता है तो वो पेमेंट का भी होता है, वो रिटर्न्स का भी होता है, हर चीज का बाउचर होता है, बिना बाउचर के नहीं होता। और प्रमाणकों के आधार पर, बाउचर्स के आधार पर जब एक ऑडिटर ऑडिट करता है, लेखा पुस्तकों की जांच करता है, वो बाउचिंग कहलाती है, जिसे प्रमाणन कहते हैं, प्रमाणन, जिसे अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि बिना बाउचर्स के आप प्रूफ नहीं कर सकते। सपोज करो दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं कि तुमने डॉक्टर मुकेश पंचोली सर का कोर्स खरीदा, बताओ क्या सबूत है, तो तुम बाउचर दिखाओगे, बाउचर में इनवॉइस दिखाओगे। तो इनवॉइस दोस्तों आप जानते हो इनवॉइस होता क्या है, ये समझो। तो आप अगर इसको अगर हम पर हिंदी में ऐसे लिखेंगे, लेखांकन में ऐसे लिखेंगे, लेखांकन में होने वाले, लेखांकन में होने वाले, लेखांकन में होने वाले व्यवहारों के, लेखांकन में होने वाले व्यवहारों के लिखित सबूत, व्यवहारों के लिखित सबूत, लिखित सबूत प्रमाणक कहलाते हैं, प्रमाणक कहलाते हैं, प्रमाणक कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, वो क्या कहलाता है? प्रमाणक कहलाता है। तो लेखांकन में होने वाले व्यवहारों के जो लिखित सबूत होते हैं वो प्रमाणक कहलाते हैं, बाउचर्स कहलाते हैं। ओके, तो अपन वो नगद प्राप्ति का भी होता है, तो भुगतान का भी हो सकता है, उधार का, किसी बाउचर हर चीज का होता है। लेखांकन में बिना बाउचर्स के कोई भी एंट्री नहीं होती, लेखांकन में बिना बाउचर के कोई भी एंट्री नहीं होती। अगर किसी भी प्रकार की एंट्री को करना है तो उसका बाउचर होना जरूरी है, बिना बाउचर के कोई भी एंट्री नहीं होती लेखांकन में। तो बाउचर का होना दोस्तों जरूरी होता है, याद रखना। अगला, प्रमाणक बनाया जाता है लेखांकन प्रतिष्ठित से, खाता बही के खाते से, या मूल प्रलेखों से, या उपरोक्त सभी से। भाई सीधी सी बात है, अपन बात करें बाउचर का निर्माण अपन कैसे करते हैं, तो आप देखो मूल जो प्रलेख होते हैं उन्हीं के आधार पर बाउचर का निर्माण किया जाता है। जो मूल प्रलेख होते हैं, मूल प्रलेखों के बिहाफ पर बाउचर का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। बाउचर दो होते हैं, एक होता मूल बाउचर और एक होता सहायक बाउचर। सहायक बाउचर दोस्तों जो मूल बाउचर के नीचे होते हैं। ओके, तो अपन मूल प्रलेखों से बाउचर का निर्माण करता है, जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके आधार पर बाउचर का निर्माण किया जाता है। लेखांकन के मूल प्रलेख कौन कौन से होते हैं, लेखांकन के मूल प्रलेख कौन कौन से होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा है। ओके, तो आप जानते हो मूल प्रलेख जिसको अपन दोस्तों अपन मुख्य बाउचर, मुख्य प्रमाणक कहते हैं। आपका केस मेमो जो नगद में होने वाले व्यवहारों का लेखा करता है, आपका बीजक और बिल जो उधार में होने वाले लेन देनों का लेखा, और चेक, ये सब के सब मूल होते हैं दोस्तों। भाई केस मेमो जो होता है वो नगद व्यवहारों के लिए, ये नगद व्यवहारों के लिए तैयार होता है। नगद व्यवहारों के लिए दोस्तों क्या तैयार होता है? केस मेमो तैयार होता है। आप देखना दोस्तों, आप जब भी किसी दुकान से नगद में कोई चीज़ खरीद के लाते हो, वहाँ पे ऊपर केस मेमो होता है जो व्हाइट कलर का होता है। और बीजक और इन्वेंट दोस्तों जनरली किसके लिए होता है? उधार व्यवहारों के लिए। किसके लिए होता है? उधार व्यवहारों के लिए, जो येलो कलर का होता है जनरली। हालांकि ऐसा कोई कलर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ओके, और चेक आप जानते हो, तो ये मूल प्रलेख है, इन्हीं को, यही सब दोस्तों क्या कहलाते हैं? प्रमाणक कहलाते हैं। यही तो प्रमाणक है, और इन्हीं के आधार पर हम एंट्रियों को चेक करते हैं कि व्यापार में जितनी भी एंट्रियां हो रखी है वो एंट्रियां प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, एंट्रियों में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो एंट्रियों को चेक करने के लिए दोस्तों इस चीज को देखना जरूरी होता है, एंट्रियों को चेक करने के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? आप जानते हो मित्रों समीकरण, अब पहले आप उसको मत देखो, आप जानते हो दोस्तों ये कौन सी अवधारणा है? द्विपक्षीय अवधारणा, ड्यूल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा, जो ये कहती है कि व्यापार में जो भी ट्रांजैक्शंस होगा उस पर दो पक्षों का इफेक्ट होगा, डेबिट और क्रेडिट। यह कहती है कि व्यापार की जितनी भी असेट्स होती है वो व्यापार की कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल होती है। व्यापार की जितनी भी संपत्तियां होती है दोस्तों, व्यापार की जितनी भी संपत्तियां होती हैं वो पूंजी और दायित्व के बराबर होती हैं।
दोस्तों मैं आपको एक और क्लियर करता हूं, बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट रहता है और बहुत से अकाउंटेंट जो होते हैं उनको भी मन में डाउट रहता है। अब सुनो, अगर मैं कह दूं कैपिटल जो होती है वो असेट्स माइनस लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटी जो होती है वो असेट्स माइनस कैपिटल होती है। अगर तुमसे कोई पूछे बताओ इनमें से लेखांकन समीकरण कौन सा है, तो आप ध्यान रखना ये तीनों के तीनों लेखांकन समीकरण है, कोई इसको गलत साबित नहीं कर सकता। इस बात के भ्रम को तुम दूर कर देना, ये तीनों के तीनों लेखांकन समीकरण है, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लेना। और लेखांकन समीकरण को चिट्ठा समीकरण कहा जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि लेखांकन समीकरण को बैलेंस शीट इक्वेशन क्यों कहते हैं, इसको चिट्ठा समीकरण क्यों कहते हैं। तो लेखांकन समीकरण को चिट्ठा समीकरण इसलिए कहा जाता है कि बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटीज के जो दोनों पक्ष होते हैं उनका योग हमेशा बराबर आता है। तो बराबर क्यों आता है, वो दोस्तों द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर आता है, क्योंकि द्विपक्षीय अवधारणा कहती है कि दोनों पक्ष बराबर होंगे और दोनों को अपन दिखाएंगे, तो ये आपका द्विपक्षीय अवधारणा ही आपको कहती है। हम आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। अब देखो इनमें से समीकरण कौन सा सही नहीं है। अभी अपन बात की व्यापार की जितनी भी असेट्स होती है वो लायबिलिटी और पूंजी के बराबर होती है, ये 100% सत्य है। पूंजी जो होती है वो संपत्तियों में से दायित्वों को घटाने से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। दायित्व संपत्ति हो जाता था, लेकिन संपत्तियों में दोस्तों माइनस करने से नहीं प्लस करने से आता है। तो आपका 14वें का आंसर डी आंसर आपका करेक्ट यहां पर हो जाएगा। लेखांकन समीकरण के मूल तत्व क्या है, मतलब लेखांकन समीकरण की जब बात आती है आगे सर कॉमर्स पहली बार पढ़ रहे हैं, हो जाएगा क्या, बिल्कुल दोस्तों हो जाएगा। तुम खुद अपने दिल पर बताओ, हाथ रखकर, समझ में आ रहा नहीं रहा। अभी आज अपन चैप्टर नंबर 1 पूरा कर देंगे, कल से चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन शुरू करेंगे। कल से तुम चैप्टर नंबर 2 जो मैंने पढ़ा रखा है उसको कंप्लीट पढ़ लेना, फिर रिवीजन करेंगे। ओके, देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम नॉन कॉमर्स के होगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है। लेकिन इन प्रश्नों को करने से पहले आप मेरे वीडियो जरूर देख लेना, पूरा सिलेबस पढ़ लेना एक बार, 8 चैप्टर जो 8 वीडियो ना वो जरूर पढ़ लेना। लेखांकन समीकरण के मुख्य तत्व कौन से, अगर लेखांकन समीकरण संपत्ति आती है, दायित्व आता है, पूंजी आती है, 3 चीजों से मिलकर लेखांकन समीकरण का निर्माण होता है। लेखांकन समीकरण का निर्माण इन तीनों प्रकार की चीजों से मिलकर किया जाता है और तीनों को घुमा फिरा कर लेखांकन समीकरण चलता रहता है। एक स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए यानी अपने पर्सनल यूज के लिए, निजी उपयोग के लिए जो भी कुछ निकाला जाता है उसे ड्राइंग कहा जाता है, आहरण कहा जाता है। ये अपना आहरण होता है। सुनना दोस्तों, ये इस आहरण है। एक व्यापारी जब अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो भी कुछ निकालता है वो आहरण कहलाता है। आहरण दोस्तों एक प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होता है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होता है। आहरण जो होता है दोस्तों एक प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होता है। आहरण जो होता है वो एक प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होता है। तो एक स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए निकाली गई राशि से नगद शेष और पूंजी में होता है दोस्तों। तो अगर मान लो नगद शेष और पूंजी में क्या होता है, तो ये प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। अब सुनो, आप जानते हो दोस्तों अगर कोई दो इसकी एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होता है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग को हमेशा कैपिटल में से माइनस करके दिखाया जाता है। ड्राइंग का लेखा जो होता है वो कैपिटल में, क्योंकि ड्राइंग को बंद करने की एंट्री होती है क्या, अच्छा अपन लगता है आहरण खाते को बंद करने पर, आहरण खाते को, ये प्रश्न आया हुआ है, आहरण खाते को बंद करने पर, तो आहरण खाते को बंद करने की एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। मतलब कि हमने कैपिटल को डेबिट कर दिया। और अकाउंट्स का जो रूल होता है ना, जब किसी अकाउंट को उल्टा कर देते हैं तो वो कमी को दर्शाता है। बेसिकली कैपिटल जो होती है वो क्रेडिट होती है, यहां पर मैंने कैपिटल को डेबिट कर दिया, मतलब कैपिटल में क्या होगी, कमी, कैपिटल में क्या हो जाएगी, कमी। और नगद भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि पैसा व्यापार से जा रहा है। तो नगद और पूंजी दोनों में कमी होती है, क्योंकि ड्राइंग का मतलब आप जानते हो, और ड्राइंग जो होता है वो एक प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होता है। एक प्रश्न यहां से जरूर आएगा, 101% दोस्तों प्रश्न आएगा। अब आप चेक कर लेना दोस्तों, समझ में आए नहीं। आहरण खाते को किससे बंद किया जाता है, कैपिटल से। आहरण खाते को वर्ष के अंत में कैपिटल में से माइनस करके दिखाया जाता है। एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। कैपिटल और ड्राइंग दोनों के दोनों प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते होते हैं जो एक व्यापारी को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा यह कहती है एक व्यापारी कभी भी अपना नाम व्यापार की पुस्तकों में नहीं लिखता, वो अपने नाम के साथ कैपिटल या ड्राइंग शब्द का प्रयोग करता है। अगर मैं कहूं राम ने 10,000 रुपए की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया, तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा, राम का नाम वहां पर नहीं आएगा, क्योंकि व्यापारी को रिप्रेजेंट करने का काम कैपिटल करती है। और जब वो व्यापार से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसको रिप्रेजेंट करती है ड्राइंग। इसीलिए ड्राइंग और कैपिटल जो है वो स्वामी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इनको प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहा जाता है।
व्यक्तिगत खाता 3 होता है, प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति और दोस्तों आपका प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत। प्राकृतिक व्यक्ति आप और हम सब प्राकृतिक है। कृत्रिम डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल है, कोई भी बैंक, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी। और प्रतिनिधित्व में आपका आउटस्टैंडिंग, आपका प्रीपेड, आपका एक्रूड, आपकी अनर्न, आपकी कैपिटल और आपकी ड्राइंग। दैट्स ऑल। एक प्रश्न आपका तैयार। ओके, तो यहां पर आ जाएगा कमी, तो ये कमी को दर्शाता है, कमी को। क्लियर। कर्मचारियों को दिए गए वेतन का मतलब क्या होता है? अब देखो, कर्मचारियों को जब सैलरी देते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस। भाई कर्मचारियों को सैलरी देते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस एंट्री करते हैं। एंट्री आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में समझ में आएगी, टेंशन मत लेना। एंट्री आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में समझ में आएगी, तो इसलिए टेंशन मत लेना जितने भी नॉन कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। सैलरी जो होता है दोस्तों वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है, एक नाममात्र खाता होता है। ओके, और केस जो होता है वो आपका एक रियल अकाउंट होता है, एक वास्तविक खाता होता है। कर्मचारियों को वेतन देने से संपत्ति और दायित्व में कमी आती है। संपत्तियों में तो कमी आती है, लेकिन दोस्तों दायित्वों में कमी आती है ऐसा तो नहीं है दोस्तों। दायित्वों में कहा है कि दायित्व, संपत्तियों में कमी आ रही है, और दोस्तों कैपिटल में भी कमी आ रही है। अब कहोगे सर कैसे? सुनो भाई, अपन ने वेतन चुकाया तो मतलब यहां पर केस गया, और केस गया तो मतलब संपत्ति कम हुई, पूंजी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, सैलरी चुकाने से व्यापार का प्रॉफिट कम होता है। भाई सैलरी चुकाने से व्यापार का प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट कम होता है तो कैपिटल भी कम होती है, क्योंकि प्रॉफिट को कैपिटल से ही एडजस्ट किया जाता है। भाई सैलरी अगर दे रहे हो तो व्यापार का प्रॉफिट कम हो रहा है, और प्रॉफिट को हम कैपिटल से एडजस्ट करते हैं तो कैपिटल भी तो कम होगी। तो हम कह सकते हैं संपत्ति भी कम और कैपिटल भी कम, दोनों की दोनों दोस्तों यहां पर आपकी डाउन चली जाती है, डिक्रीज में चली जाती है। समझ आ रही दोस्तों आप सभी को? आगे चलो मित्रों, आगे अगला उधार माल क्रय से। अब उधार माल खरीदा, भाई उधार माल खरीदा। अब जनरली दोस्तों बच्चों के मन में क्या रहता है, सर अकाउंटेंट में थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं कि प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आते हैं? अब बताओ तो इसको थ्योरी का बोलोगे कि प्रैक्टिकल का बोलोगे? ये प्रैक्टिकल ही होते हैं दोस्तों। तुम थ्योरी का तो सुना, तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसे समझते हो? जिसमें कोई अमाउंट होती है। भाई ये साल अकाउंट्स पूरी प्रैक्टिकल है, अकाउंट थ्योरी होती ही नहीं, तो अकाउंट तो पूरी प्रैक्टिकल चलती है। उधार माल खरीदा, अब आपको उधार माल खरीदने की एंट्री आनी चाहिए। उधार माल खरीदने की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू आपका क्रेडिटर्स, जिससे आपने उधार माल खरीदा, मतलब लेनदार। ओके, इससे क्या होगा? परचेज आपने माल किया तो आपका स्टॉक बढ़ा, स्टॉक आपका बढ़ गया, स्टॉक आपका बढ़ गया, और आपका क्रेडिटर भी बढ़ गए, क्रेडिटर भी बढ़े। भाई उधार दिया तो अपन ये कह सकते हैं दोस्तों, यहां पर जब आप देखोगे समझोगे तो अगर उधार माल बेचा तो आप क्या, स्टॉक बढ़ा। स्टॉक क्या है? स्टॉक आपकी संपत्ति है, स्टॉक आपकी संपत्ति है, तो संपत्ति बढ़ रही है क्योंकि आपका माल आ रहा है, और दायित्व बढ़ रहा है क्योंकि उधार खरीदा है तो भविष्य में चुकाना पड़ेगा। भाई आपने माल खरीदा है, आप अपने आप को एक व्यापारी मानो। अकाउंट्स को अगर समझना है, अकाउंट्स के साथ खेलना है, तो आप अपने आप को व्यापारी मानकर खेला करो। अपने आप को व्यापारी मान लो कि हम एक व्यापारी है और व्यापार कर रहे हैं। उधार माल खरीदा तो व्यापार में माल आया, स्टॉक आया, स्टॉक आया तो संपत्ति बढ़ी, और दोस्तों उधार खरीदा है तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो दायित्व बढ़ा। तो हम संपत्ति और दायित्व दोनों में क्या होती है? वृद्धि। संपत्ति और दायित्व, संपत्ति और दायित्व दोनों में क्या होती है? वृद्धि होती है। आगे अगला, 2000 रुपए का माल 2500 रुपए में उधार बेचा। अब सुनो कितना प्यारा, 2000 का माल 2500 रुपए में आपने उधार बेचा है, मतलब 500 का प्रॉफिट कमाए। जो एंट्री क्या हो गया? भाई 2000 का माल था, 2500 में बेचा। अब देखो अकाउंट्स को तुम आड़ू तरीके से पढ़ो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो। तो माल बेचा है तो आपका पैसा है, तो पैसा आया तो केस अकाउंट डेबिट हो गया। कितना है आपका? 2500 रुपये आ रहा है। टू सेल, माल कितने का था? 2000 का, और टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 500 का। अब सुनो प्रॉफिट, अब केस आया तो आपकी संपत्ति तो कितने से बढ़ी? संपत्ति बढ़ी है दोस्तों। स्टॉक कम हो गया, ओके, तो स्टॉक कम हो रहा है, यानी स्टॉक कम हो रहा है तो संपत्ति 2500 से संपत्ति बढ़ रही है, और 2500 से स्टॉक कम हो रहा है, मतलब एक्चुअल में 500 रुपए से संपत्ति बढ़ रही है।
500 रुपए से संपत्ति बढ़ रही है और 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 500 रुपए का प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड हो रहा है, तो कैपिटल भी बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं संपत्ति और पूंजी जो होती है दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि। भाई देखो सीधी बात है, 500 रुपए से आपकी असेट्स बढ़ रही है। कैसे? 2500 रुपए में बेचा है 2000 का माल, तो इसका मतलब 500 रुपए से मेरी असेट्स बढ़ रही है और 500 रुपए से दोस्तों मेरी कैपिटल बढ़ रही है। तो हम कैसे, संपत्ति और पूंजी दोनों में वृद्धि हो रही है। संपत्ति और पूंजी दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आ रहा समझ दोस्तों? मतलब सिंपल शब्द है। देखो मित्रों सुना है, ये सब समझ में आएंगे आपको अच्छे से। अब ये सारी कहानियां चैप्टर नंबर 2 की है। ये सारी कहानियां चैप्टर नंबर जो लेखांकन जो प्रक्रिया है वहां से संबंधित प्रश्न है, लेकिन आ जाएगा। तो आपको 2000 रुपए के माल को, भाई 2000 का माल गया लेकिन 2500 रुपए आ गए, तो एक्चुअल में 500 रुपए का माल गया, यही हुआ। 500 का फायदा, 500 रुपए के फायदे को प्रॉफिट को ऐड कर दिया दोस्तों, अपन प्रॉफिट में ऐड कर दिया, बात खत्म। अगला अच्छा, इन सबको दोस्तों बेसिकली क्या करते हैं, ये सारी चीजें है ना लेखांकन समीकरण से भी समझ सकते हो। कैसे? देखो इनको कैसे ऐसे समझ सकते हो। आप जानते हो लेखांकन समीकरण की असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होती है। अब सुनो, 2000 रुपए के माल को 2500 में बेचा, तो आपके पास दोस्तों 2500 रुपए की असेट्स आई है और दोस्तों 2000 रुपए की असेट्स आपकी गई है। 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो कैपिटल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके लायबिलिटीज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोस्तों, लायबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कैपिटल 500 रुपए से आपकी बढ़ रही है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर प्लस के 500 है दोस्तों, यहाँ पर भी प्लस के 500, तो आपके असेट 500 से बढ़ रही है और कैपिटल भी 500 से बढ़ रही है। इस तरह से लेखांकन समीकरण का निर्माण भी कर सकते हो। लेखांकन समीकरण का भी निर्माण दोस्तों यहाँ पर किया जा सकता है। के लिए सुविधा कहने से उधार बेचा, बेटा उधार बेचा कोई ना करे तो अपन कह सकते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। इसका मतलब असेट्स बढ़ी है दोस्तों आपकी। अरे डेटर्स भी तो असेट्स होती है, डेटर्स भी तो असेट्स होता है भाई, केस भी असेट्स और डेटर। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, तो आपका डेटर कितने से बढ़ा, 2500 से। सेल कितने से कम हुई दोस्तों, आपकी सेल कितनी, 2000 की। सिंपल सी बात। व्यवसाय के स्वामी के घर के प्रयोग के लिए पलंग खरीदा है, इससे क्या होगा? व्यवसायी ने अपने दोस्तों व्यक्तिगत उपयोग के लिए पलंग खरीदा। अब देखो इसका मतलब दोस्तों अच्छा अब सुनो, अच्छा इसकी एंट्री क्या होगी दोस्तों? अब देखो इसकी एंट्री, तो अपने व्यवसाय के स्वामी ने पलंग खरीदा है, तो इसका मतलब गया तो पैसा ही है ना, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू केस, इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू केस। ओके, अब केस आपने, तो सिंपल सी बात है, केस आपका कम हो गया, दोस्तों ये डाउन हो गया। ड्राइंग आपकी बढ़ी है, तो ड्राइंग को कहां पर लेस करते हैं, ड्राइंग को लेस करेंगे कैपिटल में से, तो कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम। तो संपत्ति और पूंजी दोनों में कमी होगी, संपत्ति में भी कमी और पूंजी में भी कमी, दोनों में दोस्तों कमी होगी। संपत्ति भी कम होगी तो पूंजी भी दोस्तों यहां पर कम होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लेन देनों के परिणाम स्वरूप लेखांकन समीकरण का क्या होगा? अब सुनो, आप जानते हो लेखांकन समीकरण कहता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन से कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। भाई लेखांकन समीकरण का जो निर्माण होता है वो द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर होता है, जो ये कहता है कि व्यापार में दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, जो कहते हैं असेट्स बराबर होती है कैपिटल और लायबिलिटीज के। अब सुनो तो यहाँ पर पहला है 5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, 5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब कि 5 लाख रुपए से आपकी केस आया तो असेट्स बढ़ गई और 5 लाख से आपकी कैपिटल बढ़ गई, इससे लायबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 लाख रुपए का नगद माल खरीदा, 2 लाख रुपए का नगद माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू केस, तो इसका मतलब है 2 लाख रुपए से आपका 2 लाख रुपए से आपका 2 लाख से आपका स्टॉक बढ़ा और 2 लाख से दोस्तों आप लोगों की केस चला गया। इसका मतलब दोस्तों इस लेन देन से कैपिटल पर और दोस्तों लायबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके समझा? 1.5 लाख रुपए का माल 1,60,000 रुपए में उधार बेचा, 1.5 लाख रुपए का माल था, उसको 1,60,000 में भेज दिया। अब सुनो, इसका मतलब 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब कैपिटल तो 10,000 से बढ़ गई, सीधी सी बात है। उधार बेचा है तो दोस्तों यहां पर लायबिलिटीज पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि माल बेचा है। तो 1.5 लाख का माल 1,60,000 बेचा, मतलब कि दोस्तों 1,60,000 से आपकी असेट्स बढ़ी है। भाई डेटर्स बढ़ गए ना, 1,60,000 रुपए से आपके डेटर्स बढ़ गए, लेकिन 1,50,000 से आपका स्टॉक कम तो हो गया ना, तो एक्चुअल में असेट्स कितनी बढ़ी, 10,000 से तो बढ़ी।
भाई 1,50,000 का उधार माल आपने बेचा है, मतलब अपन किसी से 1,60,000 रुपये मांगते हैं, तो डेटर्स कितने बढ़े, मतलब देनदारों में, देनदार कितने बढ़े, देनदारों में वृद्धि, देनदारों में कितनी वृद्धि हुई, देनदारों में वृद्धि हुई 1,60,000 की। ओके, लेकिन दोस्तों स्टॉक में कमी, स्टॉक में कमी कितनी हुई, स्टॉक में कमी हुई दोस्तों आपकी 1.5 लाख की। तो एक्चुअल स्टॉक भी असेट्स है, स्टॉक भी असेट्स है और डेटर्स भी असेट्स है, दोनों असेट्स है, दोनों करंट असेट्स है। तो एक्चुअल में असेट्स में कितनी वृद्धि हो रही है, 10,000 की। तो यहां पर असेट्स में वृद्धि हो रही है 10,000 की। अब चेक कर लो, इन तीनों को जोड़ लो, यहां पर ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो जाएगा आपका 5,10,000, असेट्स होगी 5,10,000, कैपिटल हो जाएगी 5,10,000 और लाइबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर दोस्तों आपका 5,10,000 आ जाएगा। अगर लेखांकन समीकरण की योग की बात अगर करें तो, अगर लेखांकन समीकरण की योग की बात अगर करें तो 5,10,000 आपके आ जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों एक लेखांकन समीकरण का निर्माण होता है। एक लेखांकन समीकरण को अपन देखते हैं। ओके, अगला, यदि एक व्यवसाय की पूंजी 2 लाख रुपए, लेनदार आपके इतने के 50,000 के, और दे बिल का मतलब आपके बिल्स पेएबल, जिनको चुकाना होता है। बिल्स पेएबल दोस्तों अपने चालू दायित्व होते हैं, ये चालू करंट लायबिलिटीज का हिस्सा होता है। 20,000 रुपये का है तो उसकी कुल संपत्ति कितनी होगी। आप जानते हो संपत्तियां जो होती है ना, वो कैपिटल और लायबिलिटीज का जोड़ होती है। आप जानते हो यहां पर कैपिटल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लायबिलिटीज में देखोगे तो 50,000 के लेनदार है, 20,000 का दिल फेगा, तो टोटल मिला के दोस्तों, अच्छा कैपिटल 2 लाख की ना, कैपिटल 2 लाख की है, और तो ये 2,70,000, भाई 2 लाख की कैपिटल और 70,000 के दायित्व है, तो 2,70,000 की असेट्स होगी। 2,70,000 रुपये की असेट्स यहां पर हो जाएगी। ओके, अगला, निम्न व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण का योग बताना है। अब देखो सुनो मजेदार, ये असेट्स है, असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होती है। समझिए आराम से, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, और एक भी क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। आराम समझने की कोशिश करना चाहिए। देखो, निम्नलिखित व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण का आपको योग करना है। 4 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, मतलब व्यापार प्रारंभ किया तो कैपिटल बढ़ी है, तो इसका मतलब 4 लाख से आपकी असेट्स बढ़ी है क्योंकि व्यापार में पैसा आया है, प्लस 4 लाख से आपकी कैपिटल बढ़ी है, लेकिन लायबिलिटीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 75,000 रुपये का उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदा मतलब कि माल अपने पास आया है, माल अपने पास आया है मतलब कि 75,000 से मेरा स्टॉक बढ़ा है। ओके, लेकिन कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं होगा, और उधार खरीदा है मतलब कि मेरी लायबिलिटीज बढ़ी है क्योंकि 75,000 मेरे को चुकाने हैं। भाई उधार माल खरीदा मतलब कि लेनदारों में वृद्धि, लेनदारों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। माल खरीदा है तो स्टॉक में क्या हो रही है, वृद्धि, स्टॉक में वृद्धि, तो स्टॉक आपका बढ़ रहा है और लेनदार आपका बढ़ रहा है, तो असेट्स भी बढ़ रही है और लायबिलिटीज भी बढ़ रही है। क्लियर दोस्तों, असेट्स बढ़ी है, लायबिलिटीज। 60,000 रुपये का माल 40% के लाभ पर नगद बेचा, 60,000 का 40% कितना, 24,000, इसका मतलब 84,000 में माल बेच दिया, 84,000 में माल बेच दिया। भाई 60,000 का 40% कितना होता है, 24,000, 24,000 माल, तो इसका मतलब 84,000 में, तो इसका मतलब कह सकते हैं 60,000 रुपए का माल 84,000 में बेचा, और वो भी नगद, कोई दिक्कत नहीं। केस कितना आया, केस आया 84, मतलब कि नगद बढ़ा 84 से, स्टॉक कितना कम हुआ 60 से, तो एक्चुअल में असेट्स कितनी बढ़ी 24 से, तो असेट्स बढ़ी दोस्तों आपकी 24 से। ओके, यही हुआ। कैपिटल, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल जो है आपकी बढ़ जाएगी 24 से, लायबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं होगा। टोटल कर लीजिए 4,75,000, तो आपका 4,799, 4 लाख दोस्तों, ये है ही नहीं ऑप्शन कहें क्या, 94 क्या, सॉरी 9 और 2 9, 2 9, 4,94,000 से 4 लाख आ जाएगा ना, ऑप्शन में कोई गड़बड़ है क्या दोस्तों, 4,75,000, 4,99,000 रहेगा इसमें ऑप्शन में, जो 4,99,000, अच्छा अच्छा किराया भी तो है, 5,000 का किराया चुका है, 5,000 का किराया दिया, एक और है 5,000 रुपये का किराया दिया, तो किराया दिया है दोस्तों, अब सुनो, किराया दिया है, इसका मतलब 5,000 से दोस्तों आपकी क्या हो रही है, असेट्स कम हो रही है क्योंकि पैसा जा रहा है, और 5,000 से किराया दिया तो प्रॉफिट भी तो 5,000 से कम हो रहा है। भाई अपन ने अपने लाभों से किराया दिया 5,000, तो प्रॉफिट कम हो रहा है, तो 5,000 से आपकी कैपिटल भी कम हो रही है। अब ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 4,94,000, तो 4,94,000 की संपत्ति हो जाएगी, और ये हो जाएगा 4,19,000, 4,19,000 का दोस्तों आपकी कैपिटल हो जाएगी, और 75,000 का लायबिलिटी हो जाएगी। इस पूरे प्रश्न में 4,94,000 की संपत्ति, कैपिटल 4,19,000 की, और लायबिलिटी 75 की। इस प्रकार से 4,94,000 आपका आंसर यहां पर करेक्ट है, यहां पर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? अगला,
यदि एक व्यवसाय की नगद राशि 40,000, स्टॉक आपका 80,000 और देनदार आपके 25,000 है और लेनदार 20,000 के, तो पूंजी कितनी होगी? कितनी बात है? अब सुनो, सब देखो दोस्तों, मैं इन प्रश्नों को बहुत प्रकार से करा सकता हूं, बहुत प्रकार से, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता, मैं अपना ज्ञान यहाँ पर नहीं झाड़ना चाहता, मैं आपको केवल आड़ू भाषा में सिंपल लैंग्वेजों में समझ, मैं इनके खाते बना के भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों तुमको नहीं, मेरे को पढ़ाने के दोस्तों, कॉमर्स पढ़ाने के कम से कम हजारों तरीके आते होंगे, हजारों तरीके कॉमर्स पढ़ाने के आते होंगे, तो आपको दोस्तों उस तरह से बताकर मैं आपको परेशान नहीं करना। सीधी सी बात है, देखो केस कितना है? केस है दोस्तों आपका 40,000, सीधी सी बात है। स्टॉक आपका कितना है दोस्तों? स्टॉक है दोस्तों आपका 80,000, सीधी सी बात है। और डेटर्स कितने दोस्तों आपके? डेटर्स है दोस्तों आपके 25,000। ये सब असेट्स है, ये सारी की सारी असेट्स है, तो अपन कह सकते हैं दोस्तों 1,45,000 की टोटल असेट्स है, यही हुआ। जबकि लेनदार आपकी लाइबिलिटी है 20,000 की, तो आप जानते हो कैपिटल कितना, असेट्स माइनस आपकी लाइबिलिटी। असेट्स है 1,45,000 की और लाइबिलिटीज है दोस्तों आपकी 20,000 की, तो याद आएगा 1,25,000 दोस्तों, 1,25,000, तो 1,25,000 दोस्तों आपकी पूंजी आ जाएगी। और दोस्तों जब आप मेरी क्लासेस को देखोगे, मैंने वहाँ पर सब समझा रखा कि असेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, करंट असेट्स क्या होती है, फिक्स असेट्स क्या होती है, लेनदार किसे कहते हैं, देनदार किसे कहते हैं, मैंने अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी समझा रखी पूरी, क्योंकि जो नॉन कॉमर्स के विद्यार्थी है उनको समझना जरूरी है कि असेट्स किसे कहते हैं। और अब मैंने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा कि असेट्स क्या होती है, असेट्स कितने प्रकार की होती हैं, करंट असेट्स किसे कहते हैं, फिक्स असेट किसे कहते हैं, करंट असेट में कौन कौन सी असेट्स आती है, फिक्स असेट में कौन सी आती है, एवरीथिंग दोस्तों करवा रखा। ओके, आगे अगला पॉइंट, निम्न के आधार पर व्यवसाय की लागत ज्ञात करनी है। लागत नहीं, लाभ, व्यवसाय का लाभ ज्ञात करना। लाभ, अब लाभ ज्ञात करने का तरीका आपको मैं लाभ ज्ञात करने का सीधा तरीका, ओके, लाभ ज्ञात करने का तरीका बताता हूँ सीधा। देखो, हम पूंजी लेकर चले थे 4,40,000 की और हमारी पूंजी कितनी होगी? 6 लाख की। मतलब कि हम ये कह सकते हैं दोस्तों, हमारी 1,60,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये हुआ, हमें 1,60,000 का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमारी पूंजी बढ़ रही है। वर्ष के दौरान दोस्तों हमने 1 लाख की पूंजी और लगाई है। वर्ष के दौरान हमने 1 लाख रुपए की पूंजी दोस्तों, वर्ष के दौरान हमने 1 लाख रुपए की पूंजी और लगाई है। तो 1 लाख रुपए की पूंजी अगर हमने और लगाई है मेरे प्यारे साथियों, तो सिंपल सी बात है, यहां पर 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई है, तो इसका मतलब है, अब देखो कैसे, हम पूंजी लेके चले थे 4,40,000, हमने पूंजी और लगा दी तो हमारी पूंजी कितनी हो गई? 5,40,000। ओके, फिर हमने वर्ष के दौरान कितने रुपए निकाल लिए? 20,000 रुपए निकाल लिए, हमने 20,000 रुपए निकाल लिए। ओके, तो मेरे पास पैसा कितना? मेरी पूंजी बची 5,20,000 की, जबकि मेरी एंड में पूंजी कितने की है? 6 लाख की, जबकि होनी कितनी चाहिए थी? 5,20,000 की, हो कितनी गई? 6 लाख की। मतलब कि मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? मेरा प्रॉफिट हो गया 80,000 का, मेरा प्रॉफिट हो गया 80,000 का। दोबारा समझिए, हम प्रारंभ में पूंजी लेके चले थे 4,40,000 के, हमने और पूंजी लगा दी 1 लाख की, तो हमारी पूंजी होगी 5,40,000 की। हमने उसमें से 20,000 रुपये निकाले तो पूंजी बच गई 5,20,000 की, और लास्ट में पूंजी कितने की? 6 लाख की। तो एक्चुअल में हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है? 80,000 का, 80,000 का प्रॉफिट हो गया। आगे समझे? बहुत अच्छा। अगला, दिनेश ने 5 लाख रुपए का, 5 लाख से व्यवसाय प्रारंभ किया। व्यवसाय प्रारंभ किया 5 लाख से, मतलब कि उसकी प्रारंभिक पूंजी, यही हुआ भाई, दिनेश की प्रारंभिक जो पूंजी है वो प्रारंभिक पूंजी कितने की है? 5 लाख की, यही हुआ अपना मतलब। वर्ष के अंत में उसकी संपत्तियां इतनी है और दायित्व इतना है। संपत्तियां वर्ष के अंत में, सुना, वर्ष के अंत में संपत्ति इतनी, दायित्व इतना, तो वर्ष के अंत में संपत्तियां इतनी है और दायित्व इतना है। तो बताओ मैं, तो वर्ष के अंत की जो पूंजी है वो कितनी है? 6,60,000 की, यही हुआ। क्योंकि कैपिटल कैसे निकालते हैं? असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो वर्ष के अंत में असेट्स है 7,60,000 की, 7,60,000, तो असेट्स है 7,60,000। ओके, और लायबिलिटीज है दोस्तों आपकी 1 लाख की, तो 6,60,000 आपकी अंतिम पूंजी है। प्रारंभिक पूंजी दोस्तों आपकी 5 लाख है, प्रारंभिक पूंजी आपकी 5 लाख है, जबकि अंतिम पूंजी जो है वो आपकी कितनी है? 6,60,000 की है। बताओ मित्रों, हमें कितना लाभ हो रहा है? तो आप देखिए कितना, 1,60,000 रुपए का लाभ हो रहा है, 1,60,000 रुपए का सीधा दोस्तों यहां पर आपको लाभ हो रहा है। भाई सीधी बात है, हमारी प्रारंभ में पूंजी 5 लाख की थी
वर्ष के अंत में हमारी कुल संपत्तियां इतनी हैं और कुल दायित्व इतना है। संपत्तियों में से जब दायित्वों को घटा दिया जाता है तो कैपिटल बचती है। तो वर्ष के अंत की कैपिटल 6,60,000 रुपये बच गई। स्टार्टिंग में पूंजी 5 लाख की थी, वर्ष के अंत में पूंजी 6,60,000 की हो गई। मतलब कि दोस्तों हमने पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया, 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट हमने कमाया। 1,60,000 दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 1,60,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पर अर्न किया। ओके, सही कथन को चुनना है। सही कथन कौन सा है? देखो तो आपको मैं एक बहुत अच्छा रूल सिखाता हूँ, बहुत प्यारा रूल। देखो जनरली क्या होता है दोस्तों, ओके, पर आधुनिक अगर बात है परंपरागत खातों के प्रकार, परंपरागत मतलब अपन लिख सकते हैं आधुनिक। आज के आधुनिक रूप में खातों के प्रकार, आधुनिक रूप में खातों के प्रकार, खातों के प्रकार। आज के समय में खातों के प्रकार 5 होते हैं। जैसे एक होता है कैपिटल, सुना दोस्तों, एक होता है कैपिटल, बहुत प्यारा। एक होता है दोस्तों आपका लायबिलिटीज, एक होती है दोस्तों आपकी असेट्स, एक होता है दोस्तों आपका प्रॉफिट, लाभ हानि खाता, और एक होता है दोस्तों आपका इनकम, सॉरी इनकम नहीं, एक्सपेंडिचर। ओके, अब सुनना। तो आज के समय में, आज की अगर बात करें लेखांकन प्रक्रिया के आधार पर देखें तो खाते 5 होते हैं। वैसे खाते 3 होते, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मैंने पढ़ा रखा है और ये भी पढ़ा रखा है, ठीक है। अब सुनो, अब आपको समझाता हूं। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, असेट्स आपकी डेबिट होती है, प्रॉफिट आपका क्रेडिट होता है और इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं। ओके, अब सुना कहानी क्या कहती है। अगर दोस्तों इनमें वृद्धि करनी है तो कैपिटल को क्रेडिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो, इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो, इसको, मतलब कि वही बैलेंस, जो बैलेंस उनका है, जो बैलेंस उनका होता है। भाई इस बोतल में पानी डालना है तो और डाल दो, और डाल दो, मतलब और भर दो। और कैसे भरेंगे, वही बैलेंस डाल दो। तो यहां पर क्रेडिट है और क्रेडिट और क्रेडिट, डेबिट ऐसा। अगर इनमें कमी करनी है तो इनको उल्टा कर दो, क्रेडिट का उल्टा डेबिट, क्रेडिट का उल्टा डेबिट, डेबिट का उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट का उल्टा डेबिट और इसका उल्टा क्रेडिट। बस खत्म हो गया, रामायण खत्म। मतलब कोई बड़ी बात नहीं, कोई अकाउंट्स नहीं। भाई कम करना है, उल्टा कर दो, उल्टा मतलब डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट कर दो, रामायण खत्म, सारा खेल खत्म। अब देखो, संपत्तियों में वृद्धि होगी तो संपत्तियां असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। वृद्धि होगी तो उनको डेबिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। आगे संपत्तियों में कमी होगी, संपत्तियां कम होगी, संपत्तियों में कमी होगी तो उसे क्रेडिट करेंगे क्योंकि उल्टा कर देंगे। दायित्व में कमी होगी, दायित्व लायबिलिटी, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। ओके, तो यहां पर इसको क्या कहते हैं, डेबिट। तो डेबिट, तो यहां पर चारों के चारों ऑप्शन सत्य है, चारों के चारों ऑप्शन सत्य है, चारों ही ऑप्शन दोस्तों यहां पर सत्य है। तो अपन यहां पर डी आंसर दोस्तों आपका यहां पर कर लेंगे। दोस्तों समझ में आ रहा है दोस्तों, अभी भी समझ आ रहा? बस ये याद रखना, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होता है, असेट डेबिट होती है, इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं और एक्सपेंडिचर और आपके जो लॉसेज होते हैं वो डेबिट होते हैं। ये आपको पता है, ये तो सब पता है दोस्तों। जब आप कॉमर्स की जब आप अकाउंटेंट की तैयारी करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बिल्कुल दोस्तों, ओके समझो। अगला, अब इससे भी सही कथन को चुनना है, सेम वही बात है। अब सुनो, इनकम, आय, आय का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अब आय का बैलेंस क्रेडिट, तो आय में अगर वृद्धि होगी तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आय में अगर कमी होगी तो उसे उल्टा करेंगे। वे का बैलेंस दोस्तों डेबिट होता है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो डेबिट करेंगे और घटाएंगे तो क्रेडिट। तो चारों ऑप्शन सत्य है, चारों ऑप्शन सत्य है। ये बताओ, ये जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस यार, समझ में आ रहा है सर, अच्छे से, पक्का? तो सीधी सी बात है। अरे इसमें करना क्या है यार, इतना सा याद रखना है। आपको पता है कि आपकी जो पूंजी होती है, आपकी जो पूंजी होती है, कैपिटल होती है, कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। ओके, आपकी जो संपत्तियां होती है, आपकी जो संपत्तियां होती है व्यापार की, संपत्तियों का बैलेंस दोस्तों क्या होता है, आपका डेबिट होता है। आपका जो दायित्व होता है, दायित्व का जो बैलेंस होता है दोस्तों, वो आपका हमेशा क्रेडिट होता है। अगर दोस्तों आय और लाभों की बात करें, आय और लाभों की जब बात आती है तो इनका बैलेंस क्रेडिट होता है, और अगर व्यय और हानियों की बात आती है
व्यय ऑब्लिक हानियों की बात आती है तो इनका बैलेंस दोस्तों आपका डेबिट होता है। तो इस प्रकार से इन पांचों चीजों को याद रखना। अगर इनको बढ़ाना है तो वही बैलेंस रख दो और घटाना तो उल्टा बैलेंस कर दो, इसमें कहीं कोई दिक्कत दोस्तों नहीं आएगी। अकाउंट्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, अच्छे से समझने का सब्जेक्ट है। आगे, निम्न में से कौन सा नियम सही है? अब वही बात है, अब सुनो, आपका वे है, वे मतलब आपका डेबिट बैलेंस। अब इसको बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो, गलत है, नहीं, डेबिट करना पड़ेगा। संपत्तियों का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है। अगर संपत्तियों में कमी करनी है तो क्रेडिट कर दो, 100% सत्य है। आय का बैलेंस दोस्तों आप जानते हो क्रेडिट होता है। अगर इसको बढ़ाना है तो डेबिट को, नहीं, गलत बात है, बढ़ाना है तो क्रेडिट करना। पूंजी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर कमी करना है तो इसको दोस्तों डेबिट करना। तो केवल दूसरा ऑप्शन सही है, बाकी पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन गलत है। अब बताओ, अभी भी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस या नो? अभी भी जो बातें मैं समझा रहा हूं समझ में आ रही नहीं आ रही? यस या नो बताओ। आगे, निम्न में से किस खाते में कमी को डेबिट किया जाएगा? किस खाते में कमी को देखो, किस खाते में कमी को डेबिट करेंगे? तो जिस खाते का बैलेंस क्रेडिट होगा उसको डेबिट करेंगे। जिस खाते का बैलेंस क्रेडिट होगा उससे दोस्तों डेबिट करेंगे कमी का। आप जानते हो रोकड़ खाता, रोकड़ अपनी असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, आपको पता है। देनदार अपने डेटर्स होती है, इसका बैलेंस भी दोस्तों आपका डेबिट होता है। लेनदार आपके क्रेडिट होते हैं और वेतन आपका डेबिट होता है, क्योंकि वेतन आपका खर्चा होता है। तो जिस खाते का बैलेंस क्रेडिट होगा, आप देखो रोकड़ खाते का बैलेंस डेबिट होता है, क्योंकि रोकड़ आपकी चालू संपत्ति होती है। देनदारों का बैलेंस दोस्तों डेबिट होता है, क्योंकि ये भी चालू संपत्ति होती है, और वेतन अपना खर्चा होता है नामा। तो यहां पर लेनदार खाते का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर इसमें कमी करनी है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। कभी कभी दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत ही बोनस के होते हैं, बहुत ही प्यारे प्रश्न होते हैं। अब बताओ, अच्छा बताओ, अब ये बताओ दोस्तों, आपको 1 से लेकर 30 तक जो मैं प्रश्न आपको अभी कराए, ये समझ में आए या नहीं आए? यस या नो बताओ। 1 से लेकर 30 प्रश्न जो मैंने आपको कराए वो समझ में आए या नहीं आए? एक बार थम्स अप कर दो कि समझ में आ गया, बताओ मजे से। बताओ तो, थम्स अप करके बताओ। 1 से लेकर 30 प्रश्न जो मैंने कराया आप लोगों को वो समझ में आए या नहीं आए? यस या नो? 1 से लेकर 30 तक जो करा दिया आपको। अब आ जाओ अगला, लेखांकन प्रक्रिया में। अब जो यहां पर आपके सामने लेखांकन प्रक्रिया के बारे में पूछा गया कि अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला कदम क्या होता है? सबसे पहला कदम क्या होता है? तो देखो, लेखांकन प्रक्रिया में दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? अपन जो सबसे पहला काम होता है, जितने भी लेन देन होते हैं, ओके, जितने भी लेन देन है, जितने भी व्यवहार होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन और व्यवहारों की पहचान, ओके, व्यवहारों की क्या होती है? पहचान की जाती है। तो जितने भी लेन देन और जितने भी व्यवहार होते हैं उन सबकी पहचान की जाती है। सबसे पहली बात तो पहचान की जाती है। लेन देन और व्यवहारों की पहचान करके लेखा, ओके, यहां पर कहता है उनका अभिलेखन किया जाता है, अर्थात दोस्तों उन्हें डॉक्यूमेंट से उनका अभिलेखन किया जाता है। अभिलेखन अर्थात दोस्तों उनको दर्ज करना आता है दोस्तों जर्नल में। सेकंड, उसके बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है जो लेजर में होता है, ओके। वर्गीकरण के बाद दोस्तों उनका सारांश ज्ञात किया जाता है जो तलपट में होता है, और सारांश ज्ञात करने के बाद दोस्तों उनका परिणाम होता है दोस्तों, और परिणाम के बाद दोस्तों उनका निर्वचन होता है। ये एक लेखांकन की पूरी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला काम, सबसे पहले लेन देनों की पहचान की जाती है, फिर उसको प्रारंभिक पुस्तकों में दर्ज किया जाता है, फिर खाता बही में खतौनी की जाती है, और फिर परीक्षा सूची दोस्तों तैयार करते, मतलब कि सारांश तैयार करते, ये प्रोसेस है। तो सबसे पहला लेन देनों की पहचान करना इसलिए क्योंकि दोस्तों सभी प्रकार के लेन देन व्यापार की पुस्तकों में दर्ज नहीं होते। केवल वही लेन देन व्यापार की पुस्तकों में दर्ज होते जिन्हें दोस्तों हम मुद्रा में माप सकते हैं, जिनका मुद्रा में मापन संभव हो सकता है। अर्थात मात्रात्मक व्यवहारों का लेखा ही प्रारंभिक पुस्तकों में किया जाता है, गुणात्मक व्यवहारों का लेखा प्रारंभिक पुस्तकों में नहीं किया जाता। ओके, बहुत अच्छा। आगे, लेखांकन में लाभ हानि ज्ञात करने का आधार क्या है?
लेखांकन में लाभ हानि ज्ञात करने का जो आधार है वो नगद या उधार, क्योंकि आप जानते हो नगद के आधार पर भी कर सकते हैं और उधार, नगद के भी लेन देन होते हैं तो उधार के भी लेन देन होते हैं। मतलब आधार जो होता है वो मिलान की अवधारणा भी हो सकती है। भाई सीधे लाभ हानि ज्ञात करने के लिए उपार्जन की अवधारणा और मिलान की अवधारणा इंपॉर्टेंट होती है। ये कहती है कि जो चीज हमने जनरेट कर ली है उसका लेखा उसी वर्ष होना चाहिए, चाहे वो आपको मिली है या नहीं मिली, इससे मतलब है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेखांकन में, कहां पर, लेखांकन में लाभ हानि, लेखांकन में दोस्तों लाभ हानि ज्ञात करने का आधार क्या है, तो वो है नगद या उपार्जन के आधार पर, नगद या उपार्जन के आधार पर। फिर हम आगे बात करते हैं, नगद आधार अवधारणा में व्ययों का लेखा किया जाता है। अगर मान लो नगद आधार की बात आती है, सुन दो, नगद आधार पर लेखांकन कौन रखता है, जितनी भी गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है, जितनी भी गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है जो एनपीओ, और जितने भी पेशेवर व्यक्ति होते हैं, प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, पेशेवर व्यक्ति या पेशेवर जो संस्था होती है वो हमेशा अपने लेके नगद पर रखती है। जैसे कि मैं, पहले आप फीस जमा कराते हो उसके बाद आप पढ़ते हो, नगद पर चलता है, तो यहाँ पर नकदी में भुगतान करने पर, यानी नगद भुगतान करने पर ही दोस्तों उनका लेखा होता है दोस्तों, अन्यथा उनका लेखा नहीं होता, क्योंकि इसमें उधार का लेखा नहीं होता। और नगद आधार पर कौन, अच्छा कई बार प्रश्न आता है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा अपने लेखे किस आधार पर रखे जाते हैं, तो गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा अपने लेखे हमेशा नगद आधार पर रखे जाते हैं। और जितनी भी दोस्तों पेशेवर संस्थाएं होती है वो पेशेवर संस्थाएं अपने लेके नगद आधार, यानी जितनी भी पेशेवर संस्थाएं होती है वो अपने लेके नगद आधार पर रखती है। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं और जितनी भी पेशेवर संस्थाएं होती है वो अपने लेके नगद के आधार पर रखती है, तो नगद में भुगतान किया जाता है, याद रखना। फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों, उपार्जन आधार अवधारणा में लेखांकन किया जाता है। उपार्जन आधार लेखांकन में दोस्तों, उपार्जन आधार अवधारणा लेखांकन किया जाता है। तो आप जानते हो उपार्जन में होता है, अच्छा उपार्जन में नगद और उधार दोनों प्रकार की मदों का लेखा होता है। और ध्यान रखना दो, जितनी भी व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा, ये ध्यान रखो व्यापारिक संस्थाओं द्वारा, मैंने लिखा रखा आपको, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अपने लेखे, अपने लेखे दोस्तों, अपने लेखे उपार्जन के आधार पर, उपार्जन के आधार पर, उपार्जन के आधार पर, उपार्जन के आधार पर रखे जाते हैं। तो धारणा, व्यापारिक संस्थाएं जितनी होती जिनका काम व्यापार करना होता है वो संस्था दोस्तों अपने लेके उपार्जन के आधार पर रखती है, अर्थात उसमें नगद एवं उधार दोनों प्रकार की मदों का, उसमें नगद एवं उधार दोनों प्रकार की मदों का लेखा वहां पर किया जाता है। अगला, कंपनी अधिनियम के अनुसार सभी कंपनियों के लिए अपने लेन देन किस आधार पर रखे जाते हैं। मैं पहले बता दिया कि जितनी भी व्यापारिक संस्थाएं होती है, और कंपनी भी एक प्रकार की व्यापारिक संस्था होती है, तो कंपनी जब एक व्यापारिक संस्था होती है तो वो अपने लेके किस आधार पर रखेगी, उपार्जन के आधार पर रखेगी। और उपार्जन में आता है नगद व उधार दोनों, नगद व उधार दोनों, ओके, दोनों प्रकार से, दोनों प्रकार से, नगद व उधार दोनों प्रकार से। लेकिन दोस्तों जितनी भी गैर व्यापारिक संस्थाएं होती, जिनको जैसे एनजीओ होता है, ये जो ट्रस्ट होते हैं, ये अपने लेके नगद के आधार पर रखते हैं। जितने भी पेशेवर व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर है, वकील है, सीए है वगैरह, वो ओके, और जितने भी पेशेवर संस्थाएं होती है, तो जितने भी दोस्तों गैर व्यापारिक संस्था और जितने भी पेशेवर व्यक्ति होते हैं वो सारे व्यक्ति अपने लेके नगद का। आज एक वकील कभी उधार पर आपका केस नहीं लड़ेगा, आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उधार पर आपकी ऑडिट नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है, चाहे वो स्कूल हो या कोई भी हो, जितनी भी गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है या जितनी भी पेशेवर संस्थाएं होती है, पेशेवर संस्थाएं होती है, वो अपने लेके दोस्तों हमेशा नगद के आधार पर रखती है। लेकिन जितनी भी दोस्तों व्यापारिक संस्था तथा कंपनियां अपने लेके उपार्जन के आधार पर रखती है, मतलब वो नगद और उधार दोनों में लेन देन रखती है। नगद में भी ट्रांजैक्शन करती है तो उधार में भी ट्रांजैक्शन करती है, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। अगला, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों आप बताओ, आपको बताया था दोहरा लेखा प्रणाली, दोस्तों दोहरा लेखा प्रणाली दोस्तों 15वीं शताब्दी में दोहरा लेखा प्रणाली की विचारधारा आई थी। सबसे पहले ये विचारधारा इटली से आई थी, ओके, इटली का था एक वेनिस नगर, और उस समय सभ्यता थी बेबीलोनिया सभ्यता, बेबीलोनिया सभ्यता था, और उससे दोस्तों वाणिज्य नगरी के नाम से जानते रहे। वहां का एक गणितज्ञ था, उस गणितज्ञ का नाम था लुकास पेसियोली।
लुकास पेसियोली ने दोस्तों 1494 में एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था डी कंपासेट स्क्रप्चर। ओके, दी कंपासेट स्क्रप्चर नामक किताब लिखी गई थी और इस किताब में दोस्तों उन्होंने सबसे पहले दोहरा लेखा प्रणाली का विचार प्रस्तुत किया था। तो लुकास पेसियोली के द्वारा 1494 में सबसे पहले डी कंपासेट स्क्रप्चर नामक किताब लिखी गई और इसी किताब में दोस्तों उन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। आगे, दोहरा लेखा पद्धति पर पहली बार अंग्रेजी में पुस्तक किसने लिखी थी? दोहरा लेखा पद्धति पर सबसे पहली बार किताब लिखी गई थी 1795 में और इस किताब का नाम था द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ये किताब लिखी गई थी सबसे पहले 1795 में और ये किताब लिखने वाला व्यक्ति था एडवर्ड जोन्स के द्वारा सबसे पहले दोस्तों दोहरा लेखा पद्धति पर 1795 में दोस्तों अंग्रेजी में किताब लिखी थी दोस्तों, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना 1543 में हाजू ओल्ड कैंसिल ने तो लुकास पेसियोली की किताब का अंग्रेजी अनुवाद किया था। मतलब उसने किताब नहीं लिखी थी, हाजू ओल्ड कैंसिल ने तो अंग्रेजी अनुवाद किया था। अंग्रेजी अनुवाद किया था 1543 में और लुकास पेसियोली ने 1494 में किताब लिखी थी। जो किताब लिखी थी लुकास पेसियोली ने उसका नाम था डी कंपासेट स्क्रप्चर। उसी किताब का अंग्रेजी अनुवाद जो हुआ था वो दोस्तों हाजू ओल्ड कैंसिल ने 1543 में किया था। लेकिन लेखांकन की दोस्तों सबसे पहले अंग्रेजी पद्धति की जो किताब आई थी वो 1795 में आई थी, जो एडवर्ड जोन्स ने लिखी थी। उसका नाम था द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। उस किताब का नाम था। अगला, लेखांकन सूचनाओं को उपयोगकर्ताओं के उद्देश्यों के अनुसार प्रस्तुत कर देना लेखांकन सूचनाओं की कौन सी गुणात्मक विशेषता मानी जाती है? कौन सी गुणात्मक विशेषता दोस्तों यहां पर मानी जाती है? सुनो, यहां पर सुना जा रहा है कि जितनी भी लेखांकन की इंफॉर्मेशन होती है, लेखांकन की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको उपयोगकर्ता, यहां पर उपयोगकर्ताओं में आंतरिक उपयोगकर्ता भी है, यहां पर उपयोगकर्ताओं में आंतरिक उपयोगकर्ता भी है, और यहां पर उपयोगकर्ताओं में बाहरी उपयोगकर्ता भी है। ओके, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाहरी उपयोगकर्ता दोनों हैं। ओके, आंतरिक उपयोगकर्ता बाहरी उपयोगकर्ता दोनों हैं। तो लेखांकन सूचनाओं को उपयोगकर्ताओं के उद्देश्यों के अनुसार प्रस्तुत कर देना लेखांकन सूचनाओं की कौन सी, ये प्रासंगिकता, मतलब रेलेवेंट, मतलब इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती दोस्तों। यानी उपयोगकर्ताओं के लिए दोस्तों हमेशा भाई एक यूजर क्या चाहता है कि वो रेलेवेंट चीज चाहता है, वो इररेलेवेंट चीज नहीं चाहता। तो लेखांकन इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, जो उनके काम की हो और उनको प्रदर्शित करना जरूरी है, जिससे उपयोगकर्ता उससे दोस्तों इंटरेस्ट लेके पढ़े। सपोज करो दोस्तों, अगर मैं आपको इररेलेवेंट चीज़ें अगर आपको पढ़ाऊंगा तो क्या आप मेरे से पढ़ोगे? सिलेबस से बाहर अगर चीज़ें बताऊंगा तो आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए रेलेवेंट है, तो दोस्तों वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके रेलेवेंट नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन से दूर है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें कहते हैं प्रासंगिकता का होना जरूरी है दोस्तों, रेलेवेंस का होना दोस्तों जरूरी है दोस्तों, रेलेवेंट होना जरूरी है। आगे, व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में विनियोजित नगद और संपत्तियां, अगर एक व्यापार का स्वामी व्यापार में जो भी कुछ विनियोजित करता है, जो भी कुछ लगाता है, वो व्यापार की पूंजी कहलाती है। पूंजी व्यापार का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होता है। पूंजी व्यापार का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होता है जो व्यापारी के नाम पर लिखा जाता है। ओके, व्यापारी खाता था, और पूंजी खाते का जो शेष होता है वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और इसको व्यापारी के नाम पर लिखा जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष अस्तित्व क्या होता है। अच्छा, पूंजी जो होता है वो व्यापार का आंतरिक दायित्व होता है जो व्यापारी को चुकाना होता है। ये आंतरिक दायित्व होता है जिसे व्यापारी को वापस चुकाना होता है लाभ के रूप में। इसलिए दोस्तों पूंजी में लाभ को ऐड किया जाता है और हानियों को घटाया जाता है, और यदि कोई व्यापारी इसमें से आहरण करता है तो आहरण को भी इसमें से माइनस करते हैं। ओके, अगला, लेखांकन में यानी अकाउंटिंग में
किन लेन देनों का लेखा किया जाता है? लेखांकन में दोस्तों कौन से लेन देनों का लेखा किया जाता है? यानी लेखांकन में क्या सभी प्रकार के लेन देनों का लेखा होता है? नहीं। लेखांकन में दोस्तों सभी लेन देनों का जो मुद्रा में माप सकते हैं, सभी लेन देन व्यवसाय से संबंधित। दोस्तों व्यवसाय देखो, सभी लेन देन और व्यवसाय से संबंधित दोनों। तो अब इन दोनों फर्क देना, तो यहां तो सभी से मतलब ही नहीं है, जिनका संबंध व्यवसाय से, तो व्यवसाय से संबंधित लेन देन जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। कौन सी अवधारणा के आधार पर? मुद्रा मापी अवधारणा के आधार पर। यानी दोस्तों कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि मुद्रा मापी अवधारणा ये कहती है कि एक लेखांकन में दोस्तों केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं। अगर किसी लेन देन को हम मुद्रा में नहीं माप सकते, उसका लेखा व्यापार में नहीं किया जाता। तो मुद्रा मापी अवधारणा कहती है कि मुद्रा में मापने योग्य जो लेन देन होता है उन्हीं का लेखा व्यापार की पुस्तकों में होना चाहिए। जिनका हम मुद्रा में नहीं माप सकते उनका लेखा नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या? अर्थात मात्रात्मक व्यवहारों का लेखा, मात्रात्मक व्यवहारों का लेखा, केवल मात्रात्मक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। सुनना दोस्तों, आज अपन चैप्टर नंबर 1 के सारे प्रश्न कर देंगे और इन दो आज चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तुम कल से चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना शुरू कर देना। चैप्टर नंबर 2 के कितने वीडियो मेरे को पता नहीं, देख लेना 9 के बाद कितने हैं, अब मैं बता दूंगा। 9 के बाद जितने वीडियो देख लेना, क्योंकि कल से चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन चलेगा। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को क्योंकि दोबारा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ लीजिए, मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा और प्रैक्टिस से दोस्तों आप लोगों का फुल रिवीजन हो जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है। अगर आपको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा दोस्तों तो उतनी एनर्जी से नहीं पढ़ा पाऊंगा जितनी एनर्जी से दोस्तों मैं जिस समय पढ़ाया था। और अकाउंट्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप रिकॉर्डेड क्लासेस को देख लीजिए और दोस्तों फिर मेरे इनके और फिर आप लोगों के लिए बुक भी तो लिख रहा हूं, उस बुक के सारे प्रश्न कराऊंगा। तुम देखते जाओ दोस्तों क्या होता है। यानी दोस्तों कोर्स की कीमत 299 रुपए, इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट में कमी है। कंटेंट आपके आंखों के सामने, परख लेना आराम से, फैसला आपके हाथों में दोस्तों। अगला, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन होते हैं? मैं बता चुका था। लेखांकन इंफॉर्मेशन, लेखांकन सूचनाओं के जो यूजर होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। यानी इसमें दोस्तों आंतरिक उपयोगकर्ता भी होता है, इसमें आपका आंतरिक उपयोगकर्ता भी होता है, आंतरिक उपयोगकर्ता भी होता है और इसमें आपका बाहरी उपयोगकर्ता भी होता है। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें स्वामी आंतरिक उपयोगकर्ता है, मुख्य प्रबंधक आंतरिक है, लेनदार है, लेनदार बाह्य है। तो आप जानते हो उपयोगकर्ताओं में आंतरिक और बाह्य सभी प्रकार के यूजर्स होते हैं। आप सब जानते हो लेखांकन सूचनाओं के लिए बाह्य उपयोगकर्ता आप जानते हो स्वामी आंतरिक है, प्रबंधक आंतरिक है, कर्मचारी आंतरिक है, लेकिन लेनदार जो है वो आपके बाह्य उपयोगकर्ताओं के अंतर्गत आ जाए। लेनदार बाह्य उपयोग, क्योंकि कर्मचारी ये सब आंतरिक है, लेनदारों को बाह्य, लेनदार देनदार ये सब बाह्य उपयोगकर्ता है। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बेटा। आगे, लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता स्वामी आंतरिक है, प्रबंधक आंतरिक है, कर्मचारी ये सारे के सारे आंतरिक उपयोगकर्ता है। बता चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे, व्यवसाय की स्थिति का दर्पण, व्यवसाय की स्थिति का दर्पण वो स्थिति विवरण। स्थिति विवरण मतलब आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होती है तो वो एक निश्चित तिथि पर बनाई जाती है, निश्चित तिथि पर। ये धारणा निश्चित तिथि पर बनाई जाती है, निश्चित तिथि पर बनाई जाती है बैलेंस शीट। ओके, और बैलेंस शीट व्यवसाय की स्थिति को प्रदर्शित करती है, क्योंकि बैलेंस शीट के नीचे हमेशा लिखते हैं एट ऑन। क्या लिखते हैं? एट ऑन शब्द का प्रयोग होता है कि जिस दिन ये बनाई जा रही है उस दिन व्यापार की पोजीशंस क्या है, मतलब व्यापार में कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है, इसको रिप्रेजेंट करती है। ये आपका स्थिति में ओके, जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट दोस्तों इसे कहा जाता है। पूंजीगत व्यय, आप जानते हो खर्चे दो होते हैं, एक आयगत होता है और एक पूंजीगत होता है। आयगत खर्चे वो होते हैं जिनका संबंध एक लेखांकन अवधि से होता है, यानी सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होता है। पूंजीगत वे होते हैं जिनका संबंध 1 से अधिक वर्ष के लिए होता है। जैसे संपत्ति खरीदी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितनी भी हम स्थायी संपत्तियां खरीदते हैं, स्थायी संपत्तियों पर जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपके पूंजीगत खर्चे होते हैं। अब पूंजीगत वे खर्चे होते हैं जिनकी उपयोगिता व्यवसाय के लिए 1 से अधिक वर्ष के लिए होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, पूंजीगत व्यय को बैलेंस शीट में दिखाते हैं असेट्स में, क्योंकि बैलेंस शीट में असेट्स में चली जाती है। बिल्डिंग खरीदना, लैंड खरीदना, कोई भी मशीनरी, जितनी भी अपन स्थायी संपत्तियों पर खर्चा करते हैं ना, वो सारे पूंजीगत होते हैं, क्योंकि उनका संबंध 1 से अधिक वर्ष के लिए था। और पूंजीगत खर्चों को
पूंजीगत खर्चों को बैलेंस शीट की असेट्स में दिखाते हैं, और आयगत खर्चों को जो आपके एक वर्ष के लिए होते हैं, अच्छा जो एक वर्ष के लिए होते हैं वो कौन से खर्च होते हैं? आयगत। और आयगत खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, क्योंकि खर्चों का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। खर्चों का होता है, खर्चों का बैलेंस दोस्तों आपका खर्चों का बैलेंस दोस्तों क्या होता है? डेबिट होता है। अगला चालू संपत्तियों का उदाहरण है। अब करंट एसेट किसे कहते हैं? पहले सुनो इसकी डेफिनेशन। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसे एक लेखांकन अवधि में नगद में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी करंट एसेट वो होती है ऐसी संपत्तियां जिन्हें एक लेखांकन अवधि में नगद में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अगर ऐसी संपत्तियां जिन्हें एक लेखांकन अवधि में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें दोस्तों अपन चालू संपत्ति। फर्नीचर आपकी वो फिक्स होती है, भवन आपकी फिक्स असेट, रोकड़, केस जो होते हैं, केस आपका केस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, डेटर्स हो गया, इसके अलावा दोस्तों आपका BR हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये सब चालू संपत्ति होती है, क्योंकि इन सभी को हम एक लेखांकन अवधि में नगद में परिवर्तित कर सकते हैं। इन सभी संपत्तियों को दोस्तों एक लेखांकन अवधि में परिवर्तित किया जा सकता है, इन्हें चालू संपत्ति अपन कहते हैं। आयगत खर्चे क्या होते हैं? मैं पहले बता दिया कि आयगत खर्चे वो खर्चे होते हैं जिन्हें एक लेखांकन अवधि से संबंधित होते हैं। जैसे अपनी सैलरी चुकाना, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये आयगत होते हैं। तो अपन कह सकते हैं ऐसे खर्चे जो व्यवसाय के लिए एक लेखांकन अवधि, अब वो 1 वर्ष की भी हो सकती है, वो 15 महीने की हो सकती है, और 1 वर्ष से कम भी हो सकती है, जिनको अपन ऐसे खर्चे जो व्यवसाय के लिए एक लेखांकन अवधि के लिए उपयोगी होते हैं, वो आपके आयगत व्यय होते हैं। और आयगत व्यय को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां दिखाते हैं? डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अगला, व्यवसाय निकट भविष्य में बंद नहीं किया जाएगा। यह भावना कौन सी अवधारणा की होती है कि मेरा व्यवसाय एक छोटे समय में बंद नहीं किया जाएगा? ये कौन सी भावना में दोस्तों इसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि निरंतरता की अवधारणा, सतत अवधारणा कहती है कि व्यवसाय का जीवन काल सुदीर्घ होगा। व्यवसाय दोस्तों इस प्रकार से, कोई भी व्यक्ति दोस्तों ये मानकर अपना व्यापार शुरू करता है कि उसका व्यापार एक निकट समय में बंद नहीं होगा, उसका व्यापार निरंतर रूप से आगे चलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं निरंतरता की संकल्पना कहती है कि व्यवसाय निकट भविष्य में कभी भी बंद नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों आगे, लेखांकन की प्राचीनतम शाखा कौन सी है? लेखांकन की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? लेखांकन की सबसे पुरानी शाखा है दोस्तों आपकी कारिंदा होता है दोस्तों अपना, मतलब ये इस तरह का कारिंदा जो लेखांकन होता है दोस्तों, ये लेखांकन के सबसे पुराने। बाकी वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, सामाजिक लेखांकन, ये बहुत ये कारिंदा लेखांकन समझते दोस्तों। अब तुम अच्छा कहे तो समझ में कारिंदा इसको बोलते हैं दोस्तों अपन अंग होता है सीरा पेटा, जो लाल भैया होती थी, खाता भैया जिसको कहते थे, या उनको अपन क्या बोलते हैं, जिसमें होता है सीरा पेटा होते हैं, सल पेटा होते हैं, आठ होते थे, वो जो पुराने जमाने में जो दुकानदार रखते थे वो कारिंदा लेखांकन था। मतलब इसको बोलते महाजन खाता भैया, महाजन खाता भैया, जो महाजन खाता भैया को अपनाते थे, ये लेखांकन की सबसे पुरानी शाखा थी। बहुत पहले हमने बहुत पढ़ी दोस्तों, बहुत मजा आता था पढ़ने में। आगे, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में एक खाते के नाम पक्ष और दूसरे खाते के जमा पक्ष का लेखा? नाम पक्ष मतलब डेबिट पक्ष और जमा पक्ष और क्रेडिट पक्ष। तो इनमें से किस प्रणाली में एक खाते के नाम पक्ष और, तो आप जानते हो डेबिट और क्रेडिट, तो आप जानते हो दोहरा लेखा प्रणाली में एक साइड डेबिट होती है और एक साइड दोस्तों आपकी क्रेडिट होती है। इसीलिए दोहरा लेखा प्रणाली को पूर्ण लेखा प्रणाली कहते हैं, पूर्ण लेखा प्रणाली। इसे पूर्ण लेखा प्रणाली कहा जाता है। और दोहरा लेखा प्रणाली को वैज्ञानिक लेखा प्रणाली भी कहते हैं। इसको वैज्ञानिक लेखा प्रणाली भी कहा जाता है, किसको? दोहरा लेखा प्रणाली की बात अगर करें तो। अगला, लेखांकन प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम बताओ। लेखांकन प्रक्रिया के जो चरण है, अब बताओ, मैंने अच्छे पढ़ा रखा। लेखांकन प्रक्रिया के चरणों की जब बात आती क्या आता है, देखो,
सबसे पहले यहाँ पहचान है, ये गलत है, यहाँ पहचान है, ये गलत है, ये पहचान गलत। सबसे पहले पहचान होती है लेन देनों की कि वो लेन देन है या नहीं, फिर उनको जर्नल में हम दर्ज करते हैं, अभिलेखन करते हैं, फिर खाता बही में उनको अलग अलग वर्गीकृत करते हैं, फिर उनका सारांश ज्ञात करके परिणाम ज्ञात करते हैं। ये लेखांकन की एक प्रक्रिया होती है जो मैंने 1000 बार बता रखी है। ओके, अगला, किस अवधारणा, संकल्पना मतलब अवधारणा, कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत व्यवसाय के जीवन काल में विवरण बनाया था, व्यवसाय के जीवन काल में विवरण का निर्माण किया जाता है, कौन सी अवधारणा कहती है, वो कौन सी? तो व्यवसाय के जीवन काल में स्टेटमेंट बनाना होगा, वो लेखांकन अवधि अवधारणा कहती है। और लेखांकन अवधि 2 होती है, एक होती है दोस्तों आपकी वित्तीय अवधि और एक होती कैलेंडर अवधि। कैलेंडर जो अवधि होती है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होती है, और वित्तीय जो अवधि होती है वो आपकी 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। और इसी के बिहार पर 31 मार्च तक 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सब ट्रांजैक्शनों का स्टेटमेंट बनाया जाता है, मतलब उनका एक विवरण तैयार किया जाता है। लेखांकन अवधि अवधारणा, लेखांकन अवधि, तो लेखांकन अवधि अवधारणा के आधार पर उनका विवरण तैयार किया जाता है। आगे, समय के अनुसार आगम यानी आय और व्यय की पहचान की जाती है, आय और व्यय की पहचान की जाती है समय के अनुसार कि किसे अपन आय और व्यय मानेंगे या समय के अनुसार। तो दोस्तों उपार्जन, आप जानो उपार्जन की अवधारणा कहती है कि उपार्जित कर लिया उसका लेखा कर दो, इसलिए दोस्तों आउटस्टैंडिंग को जोड़ना, प्रीपेड को घटाना, एक्रूड को ऐड करना, ये करना, ये सब दोस्तों कौन सी कहती है? दोस्तों आपकी उपार्जन की अवधारणा कहती है समय के आधार पर। ओके, वित्तीय विवरणों का प्राथमिक गुण जो उन्हें निर्णय में सहायक बनाता है। वित्तीय विवरणों का दोस्तों यहाँ देखो, यह कह रहा है फिनेंशियल स्टेटमेंट का वो प्राथमिक गुण कौन सा है जो उन्हें डिसीजन मेकिंग में सहायक बनाता है। सुना दोस्तों, कितना अच्छा प्रश्न है। देखो, फिनेंशियल वित्तीय विवरणों का वो प्राथमिक गुण कौन सा है जो उन्हें डिसीजन मेकिंग में सहायक बनाता है। रोकड़ और उपार्जन आधार, विश्वसनीयता, तुलना, ये सबसे देखो मैं तो विश्वसनीयता होता है ना विजय, वही डिसीजन लेने में काम आता है। विश्वसनीयता और तुलनात्मक होना चाहिए जो उनको डिसीजन मेकिंग में सहायक करता है। कौन सी अवधारणा विक्रय के समय ही आय को मान्यता देती है कि विक्रय के समय आय हो जाती है, ये आगम मान्यता कहती है, और इसके लिए लेखा मानक 9 काम आता है। आगम मान्यता जिसके लिए लेखा मानक 9 काम आता है, जो कहते हैं कि माल बेचते ही उसे आप इनकम मान लो, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा बाद में देखा जाएगा, तो आगम मान्यता या लेखा मानक 9, आगम मान्यता या लेखा मानक 9 में ये कहा जाता है कि जैसे ही हम व्यापार से कोई माल सेल आउट कर देते हैं उसे हम इनकम मान लेते हैं, चाहे वो मिलेगी नहीं वो बात की बात है, उसे इनकम मानकर उसको लेखा पुस्तकों में दर्ज कर दिया जाता है। आगे, व्यवसाय द्वारा, अच्छा तो एक और सुना है, इसमें खास बताऊं तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना कि जो विक्रय होता है ना, विक्रय खाते को हम दोस्तों नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये इनकम को प्रदर्शित करता है। इसलिए धारणा, कई जगह विक्रय खाते को रियल माना जाता है और कई जगह विक्रय खाते को नॉमिनल माना जाता है। बेसिकली आप लोग नॉमिनल मान के आना, क्यों? क्योंकि आगम मान्यता ये कहती है कि जैसे ही हमने कोई चीज सेल कर दी उसे हम इनकम मानकर उसका लेखा कर देते हैं, और इनकम जो होती है वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होती है। अगला आता जो व्यवसायों द्वारा वर्ष दर वर्ष क्रमागत विधि से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, मतलब हर साल दोस्तों रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्रमागत राशि विधि से ही डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। इस विधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये कौन सी अवधारणा कहती है? ये अवधारणा कहती है समरूपता बोल लो, इसको समरूपता बोलो या इसको सततता बोलो, या इसको संगति बोलो, या इसे एक रूपता बोलो। मतलब लेखांकन में एक बार कोई नियम अपना लिया जाता है, लेखांकन में दोस्तों एक बार किसी नियम को फॉलो कर लिया जाता है, उस नियम में जनरली सामान्यतः किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये लेखांकन की मान्यता कहती है कि एक बार किसी नियम को अपना लिया जाता है, एक बार किसी मेथड को फॉलो कर लिया जाता है, तो उसमें जनरली अब किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वो नियम हमेशा चलता रहेगा।
दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? दोहरा लेखा लुकास पेसियोली है। 1494 में किताब लिखी थी। 15वीं शताब्दी में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। ये आपका गणितज्ञ था और इसने इटली का वेनिस नगर था, बेबीलोनिया सभ्यता थी, वाणिज्य नगरी के नाम से जानते थे। डी कंपासड स्क्रैचर नामक किताब लिखी थी। ये सब लुकास पेसियोली को, जबकि अंग्रेजी पद्धति का जन्मदाता एडवर्ड जोन्स को माना जाता है। कई बार ये प्रश्न आया और कई बार इस प्रश्न का आंसर आप लोग दे चुके होंगे दोस्तों। विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय लेखांकन प्रणाली कौन सी है? सबसे ज्यादा लोकप्रिय, तो आप जानते हो सबसे ज्यादा लोकप्रिय दोहरा लेखा प्रणाली है, जो पूर्ण है, जो वैज्ञानिक है, जो व्यवस्थित है। इसको पूर्ण लेखा प्रणाली भी कहते हैं, इसको वैज्ञानिक लेखा प्रणाली भी कहते हैं और इसको व्यवस्थित लेखा प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि द्विपक्षीय अवधारणा को फॉलो करती है और ये कहती है कि व्यापार में जो भी होता है वो दो पक्षों के बीच में होता है। एक अकेला व्यक्ति कभी व्यापार कर ही नहीं सकता भाई, एक व्यक्ति कभी अपने आप से व्यापार नहीं कर सकता। व्यापार करने के लिए दो पक्षकारों का होना, दो व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। आ रहा समझ दोस्तों? लेखांकन समीकरण के अनुसार पूंजी कैसे होती है? आप जानते हो लेखांकन समीकरण होता है असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल होती है असेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य। संपत्तियों का दायित्व पर जो आधिक्य होता है, ओके। अच्छा नहीं सर, आंतरिक नहीं, अब देखो ऐसे इस तरह से दोस्तों नानी, इस तरह से दोस्तों लोगों की नानी याद आ जाती है, ऐसे गलती कर देते हैं। अब जो मेरे से गलती होगी ना, आंतरिक दायित्व नहीं, क्योंकि पूंजी खुद अपने आप में आंतरिक दायित्व है। तो असेट्स माइनस आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी धारणा, ऐसे अपन एग्जाम में गलती कर देते हैं और ऐसी गलती कॉमर्स के महारथी जरूर करते हैं। नॉन कॉमर्स वाला कभी गलती नहीं करेगा, लेकिन जो कॉमर्स के धुरंधर समझते हैं अपने आप को, गलत दो छोटा सा टिक, एक छोटा सा टिक और खेल खत्म। तो कहते हैं असेट्स माइनस बाहरी दायित्व, क्योंकि पूंजी खुद अपने आप में एक आंतरिक दायित्व होता है, क्योंकि वो व्यापारी के द्वारा लगाए गए, व्यापारी अपना पैसा लगाता है, वो कैपिटल होती है, ओके। अगला, वह परंपरा जिसमें संभावित हानियों के लिए प्रोविजन बनाया जाता है। प्रोविजन बनाने की जो विचारधारा होती है वो रूढ़िवादिता की अवधारणा कहती है, और स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार मूल्य से कम होता है, वो भी रूढ़िवादिता की परंपरा कहती है। रूढ़िवादिता की परंपरा के आधार पर संपत्तियों को कम मूल्य पर दिखाओ और दायित्वों को अधिक मूल्य पर दिखाओ। रूढ़िवादिता की परंपरा के आधार पर लाभों को कम दिखाओ और खर्चों और हानियों को ज्यादा दिखाओ। रूढ़िवादिता के उदाहरण इनकम को कम और खर्चों को ज्यादा दिखाओ। ये पुरानी विचारधाराओं पर आधारित है और रूढ़िवादिता की अवधारणा कहती है हानियों के लिए प्रोविजन बना लो और लाभों को मत लो। लाभ होंगे तो देखा जाएंगे, लाभों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव चीजों को सोचिए। ये पुराने लोगों के विचार है जो कहते हैं कि अगर कोई हानि होने की संभावना है तो उसके लिए पहले से ही प्रोविजन का निर्माण कर लेना चाहिए, और इसी अवधारणा के आधार पर या इसी परंपरा के आधार पर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का निर्माण किया जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कि अगर हमने किसी को माल बेचा है तो जरूरी नहीं है हमको पूरा पैसा मिल जाएगा, उसमें हमसे हमारा कुछ पैसा डूब सकता है, पैसा डूबने का आसार हो सकता है दोस्तों, ओके। अगला, अच्छा बताओ तो यहां तक समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस या नो? आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे दोस्तों, 74 प्रश्न करेंगे आराम से, ओके। अदृश्य संपत्ति नहीं है। अदृश्य संपत्ति जो दिखाई नहीं देती, जो महसूस होती है। गुडविल महसूस होती है, पेटेंट महसूस है, कॉपीराइट। मशीन जो होती है तो आपकी दृश्य स्थायी संपत्ति है। ये सब लिखा रखा मैंने, दृश्य स्थायी संपत्ति। मैंने आपको एक क्लास में महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी पढ़ा रखी है, ओके, जो नॉन कॉमर्स के लिए काम आती है। निम्नलिखित में कौन सा एक दीर्घकालीन दायित्व है? लॉन्ग टर्म। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, चाल करंट लायबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट है, लेनदार करंट है। डिवेंचर जो है ना, डिवेंचर आपका नॉन करंट में आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। डिवेंचर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म किस में हुआ था? इटली में हुआ था। इटली का कौन सा नगर था? वेनिस नगर। सभ्यता कौन सी थी? बेबीलोनिया सभ्यता। और इसको कहते थे वाणिज्य नगरी। उस समय इसको वाणिज्य नगरी के नाम से वाणिज्य नगरी के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता रहा। डी कंपासड स्क्रैचर किताब किसने लिखी थी? लुकास पेसियोली ने। कब लिखी थी? 1494 में, 15वीं शताब्दी के अंत में। और इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद हुआ था वो हाजोल्ड कैंसिल ने 1543 में किया था। इनमें से कौन सा व्यावसायिक लेन देन श्रेणी में नहीं है? मतलब व्यावसायिक लेन देन नहीं है। व्यवसाय के लिए 2 लाख रुपए का माल खरीदा, ये एक लेन देन है क्योंकि मुद्रा माप सकते हैं। 2000 रुपये की कमीशन चुकाया, लेन देन है, ओके। अपने निजी बैंक खाते से 12,000 रुपये
टेलीविजन खरीदने के लिए लगाए, तो अपने निजी बैंक खाते तो अपने पर्सनल अकाउंट से तुम चाहे कुछ भी निकालो, व्यापारी को क्या मतलब है भाई? आप अपने पर्सनल अकाउंट से कुछ भी निकालो, व्यापार के खाते से निकालो तो वो ड्राइंग है। आप अपने पर्सनल अकाउंट से पर्सनल चीज़ें काम करते हो, पर्सनल क्या करते हो, क्योंकि प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा कहती है कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग होता है, उनका व्यक्तिगत तौर पर कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर आपका कोई पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट से कोई पैसा आप निकाल रहे हो, इससे क्या मतलब है? डजंट मैटर, कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, बाहर हो जाए। अच्छा सुनो, एक बड़ा 2 लाख का आयकर चुका है। आयकर क्या है? आयकर दोस्तों आपका एक आहरण खाता है, जाना ये कौन सा खाता है? आर, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और आहरण खाता जो होता है वो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होता है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होता है दोस्तों। ओके, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता होता है, क्योंकि आहरण का आयकर जो था खुद की इनकम पर टैक्स चुकाना और खुद के खर्चे ड्राइंग्स में आते हैं। अगला, लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? देखो अपन कहते हैं लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा करना, ये सबसे पहले आता है, हालांकि सेकंड आता है। खतौनी करना सेकंड नंबर पे आता है। और सूचनाओं का विश्लेषण और निर्वचन करना, सूचनाओं का ये आपका थर्ड नंबर पे आता है। लास्ट सूचनाओं का संप्रेषण करना, यानी उपयोगकर्ताओं होते हैं, यानी जो लेखांकन के जो यूजर है उन यूजर्स के सामने उनको प्रस्तुत करना। ओके, अगला आता है दोस्तों, ये तो अपना आप पढ़ा दिया था, लेखांकन सूचनाओं को, यानी अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन, लेखांकन सूचनाओं को उपयोगकर्ताओं के उद्देश्यों के अनुसार प्रस्तुत करने से लेखांकन की कौन सी गुणात्मक विशेषता होती है? प्रासंगिकता, रेलेवेंस होती है, रेलेवेंस। अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था। मापन की सामान्य इकाई, मापन की यानी मेजरमेंट की सामान्य इकाई एवं लेखांकन के समान प्रारूप को कौन सी विशेषता प्रकट करती है? तुलनीयता। कौन सी तुलनीयता प्रकट करती है? वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यावसायिक इकाई को न तो निकट भविष्य में बेचा जा सकता है न उसका समापन किया जा सकता है, वो कौन सी कहती है? सतत व्यापार की अवधारणा, जो कहती है कि एक व्यापार निरंतर रूप से चलता रहेगा, उसे कभी बंद नहीं किया जाएगा, ना कभी उसे बेचा जाएगा। एक व्यवसाय का जीवन काल अनिश्चित होगा, लगातार वो प्रॉफिट कमाता रहेगा, चलता रहेगा जब तक कि कोई घटना घटित ना हो। लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषता कौन सी है? गुणात्मक विशेषता दोस्तों इनमें कौन सी है? आप जानते हो, प्रासंगिक होना चाहिए, पूर्व ग्रहों से मुक्ति होना चाहिए, यानी आभा, ओके, सुबोधता, समरूपता, तुलनीयता, विषय, ये सारे। तो लेखांकन सूचनाओं में ये सारे गुणात्मक रूप होने चाहिए। भाई सीधी बात है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी गुणात्मक विशेषता होनी चाहिए। ये सारी गुणात्मक विशेषता होनी जरूरी है। आगे, लेखा मानक 1 के अनुसार लेखांकन की आधारभूत मान्यताएं कितनी है? 3 है। कौन सी? एक चालू मान्यता जिसमें कहा जाता है कि व्यापार लगातार चलता रहेगा, एक उपार्जन की मान्यता जिसका लेखा उपार्जन का था, और एक कहती है सततता की अवधारणा। सततता बोलो, एक रूपता बोलो या संगति बोलो, ये फिक्स है। और लेखा मानक 1 जो है वो आपका कहता है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, जो अपन अभी पढ़ा था आज। लेखांकन का जनक किसे मानते हैं? ये क्वेश्चन फिर आ गया, लुकास पेसियोली को मानते हैं दोस्तों, कई बार आया क्वेश्चन आपका। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ था? 1494 में हुआ था। लुकास पेसियोली ने क्या था दोस्तों? उसके बाद दोस्तों आप जानते हो लुकास पेसियोली किस का समय? लुकास पेसियोली कौन था? लुकास पेसियोली दोस्तों अपना एक गणितज्ञ था। लुकास पेसियोली दोस्तों एक गणितज्ञ था जो इटली के वेनिस नगर में रहता था। खत्म दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 खत्म। अब सुनो, अब तुम मेरा होमवर्क सुन लो भाई, मेरा होमवर्क सुनने के लिए रेडी हो भाई। सुनो, अब तुम्हारा होमवर्क दे रहा हूँ, अब तुमको क्या करना है? ओके, पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में जाने के बाद दोस्तों अब आपका होमवर्क है ये जून अकाउंट का, अकाउंट्स का कोर्स आ जाएगा। अकाउंट्स का कोर्स यहाँ पर है। 1 से लेकर 8 क्लासेस का रिवीजन हो चुका। 1 से लेकर 8 क्लासेस जो थी दोस्तों, इन 8 क्लासेस का रिवीजन हो चुका, अर्थात चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आपको 9 से लेकर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और नहीं 17 नहीं 16 तक ओके, 16 तक देखो, नहीं 16 में नहीं, 16 अपन देख लेंगे। आप एक काम करो, अब तुम रिवीजन करके आना 1 से लेकर 9 से लेकर लेजर खाता भी होगा साई लेजर 9 से लेकर 9 13 तक 9 से लेकर 13 को आप पढ़ लेना। 9 से लेकर 13 में दोस्तों मैंने पढ़ा रखा जर्नल, केवल जर्नल पढ़ा रखी, जर्नल। तो आप जर्नल को पढ़ना दोस्तों 9 से 13 के वीडियो पढ़ लेना। जर्नल की कल से जर्नल की प्रैक्टिस होगी, कल से जर्नल की। ये आपका होमवर्क है।
आज की तारीख 9, 10, 11, 12, 13, मतलब दोस्तों आपको क्या है 9, 10, 11, 12, 13, मतलब लगभग 5 घंटे आपको 5 से लेकर, ये ज्यादा है, 5 से लेकर दोस्तों 7 घंटे तक आपको जर्नल को पढ़ना है। कल से दोस्तों जर्नल की तैयारी होगी। जर्नल से संबंधित दोस्तों आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जर्नल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कल आपको करवाने वाला हूं। ओके दोस्तों, कैसा लग रहा है दोस्तों आप जरूर बताइए कमेंट करके, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो जूनियर अकाउंटेंट की सेकंड पार्ट की फीस है दोस्तों आपकी 299 रुपए, और हमारे फर्स्ट पार्ट की कीमत है दोस्तों 199 है। और ये कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, ये सब कुछ लाइव क्लासेस है दोस्तों, लाइव, आप लाइव पढ़ो आराम से। ओके, बस मैं आपको इसलिए कर रहा हूं, आप इसको रिवाइज कर लेना, मैं आपको एमसी क्वेश्चनों के माध्यम से इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा और शानदार प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट मित्रों, दुआ में याद रखना, धन्यवाद दोस्तों।